यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं, सोमेश तिवारी। ये एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी है और यहाँ पे 14 14 अगस्त से हम लोग ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है हमारा, जो 40 डेज का पेड सेशन होता है। तो 40 दिन की क्लास होती है, 20 20 डेज की करके क्लासेस होती है। इसमें पूरा जितना भी जरूरी है एक्यूप्रेशर का फाउंडेशन का, एडवांस एक्यूप्रेशर का पूरा फाउंडेशन हम इसमें सीखते हैं। मैं कई बार, अभी भी काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और मैंने कल भी परसों भी इस चीज को क्लियर किया था कि ये 40 डेज का जो सिलेबस होता है, ये वो सिलेबस होता है जिसमें आप सूजोक सीखते हो, आप इसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सीखते हो, आप इसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीखते हो, फिर इनके ब्रांचेस में आप एक्यूप्रेशर सीखते हो, मैग्नेट थेरेपी सीखते हो, सीड थेरेपी सीखते हो, कलर थेरेपी सीखते हो। तो ये सारी चीजें टेक्निकली हम यहाँ पे सीखते हैं, प्रोफेशनली ये सारी चीजें यहाँ पे हम सीखते हैं, प्रोफेशनली ये सारी चीजें हम यहाँ पे सिखाते हैं। बराबर है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। ज्यादा समय नहीं आपका लेंगे हम। तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कल हमने क्या सीखा था, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप में से किसी ने कल की रिवीजन्स अपनी की होंगी, कल के वीडियोस देखे होंगे, परसों के वीडियोस देखे होंगे, जो लोग कल ज्वाइंट हुए होंगे उन्होंने कल के वीडियोस अगर देखे होंगे, तो अगर आप में से किसी को भी कोई भी सवाल पूछना है, कोई समस्या है, किसी चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप यू कैन रेज योर हैंड। आप अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं। वन बाय वन पूछना है, एक साथ सब लोग नहीं पूछेंगे। तो आप यहाँ पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं अभी के लिए। जो भी कल पढ़ा है आपने उसके बारे में, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में प्लीज मत पूछिए, क्योंकि अभी तक आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। अभी तो हमने कल सिर्फ आपके सुजुक के लॉस क्या होते हैं, कैसे उनको देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे हमारे शरीर को हम ब्रह्मांड से तुलना करते हैं, कैसे कंपैरिजन होती है ब्रह्मांड के साथ में, और कैसे कंपैरिजन, कैसे सिमिलरिटीज होती है हमारे इन 4 रिमोट कंट्रोल्स के साथ। ये चीज हमने कल देखी है। तो इसमें आप में से किसी को कोई सवाल होगा, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये 40 दिन के क्लास में कि पहले 4 दिन की ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री होती है। वो इसलिए फ्री होती है कि हर किसी को भले हमारी फीस बहुत लो है, बहुत कम है, आप 400 आवर्स के हिसाब से 200+ लेक्चर्स होते हैं, आप उसके हिसाब से देखने जाएंगे, तो सिलेबस के हिसाब से देखने जाएंगे, आपको बुक्स फ्री दी जाती है, आपका किट फ्री होता है, वो भी सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। तो उन सारी चीजों के हिसाब से कैलकुलेशन आप करोगे ना। सो दिस इज द लोएस्ट चार्जेस पे हम क्लास देते हैं, इससे लोएस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो संस्थान के क्लासेस हो गए, हमारे एकेडमी के क्लासेस हो गए, सारे के सारे हम एक ही चीज पे फॉलो करते हैं या सिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। जरूरी नहीं है कि हर कोई सारे 40 दिन की क्लासेस कर पाए। तो कई बार ये होता है कि लोगों को सिर्फ अपने लिए सीखना होता है या उतना ज्यादा समय नहीं होता है। कभी किसी को पैसे की कोई तकलीफ होती है, किसी को समय की कोई तकलीफ होती है। ठीक है। कभी किसी के घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे इसमें भी कम से कम मेरी ये इच्छा है कि कम से कम अगर आप सुजोग भी सीख जाते हो, ये इतना सुजोग जो सीखते हैं हम यहाँ पे 4 दिन में, यही चीज बाहर सिखाने के लिए हजारों रुपए लिए जाते हैं लोगों से। ठीक है। और सीखने को क्या मिलता है उसके बारे में अच्छे से पता है, हम क्या सीखते हैं, लोग जो सीख रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि वो क्या सीख के आ रहे हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। किसी का कुछ सवाल होंगे तो प्लीज पूछ लीजिए, या फिर मैं स्टार्ट करता हूँ विद अ शॉर्ट रिवीजन। एक छोटा सा रिवाइज करेंगे हम कल क्या क्या हमने देखा था। इसमें आप लोग भी मेरे साथ सहभागी हो सकते हैं अपने माइक्स को ओपन करके। याद रखिएगा, जब भी आपका बोल के हो जाता है, जो भी क्वेश्चन है बाकी की चीजें हैं, आपका बोल के हो जाता है, आफ्टर दैट आप अपने माइक को बंद कर लिया कीजिए। क्योंकि बहुत बार होता है हम लोग घर में बैठे हैं, कहीं खिड़की में से कुछ दूसरी चीजें, आवाजें आ रही हैं, काफी डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से दूसरों को, या यहाँ पे मुझे काफी डिस्टरबेंस होता है, या आपकी आवाज जो आती है उसमें मेरी आवाज दब जाती है,
क्योंकि काफी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम आवाज के लिए। ठीक है, क्लियरिटी रहे इसलिए थोड़ी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज यूज होती है, तो उसमें बाकी के नॉइज वगैरह, क्योंकि मैं भी घर में बैठ के आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, पता लगा नीचे से सड़क पर से सब्जी वाला चला जा रहा है अपने आवाज देते हुए, तो मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें बीच में उसके आवाज आता है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टैंडर्ड होती है। जिनको सुनाई नहीं देता है या जिनको कम सुनाई देता है, तो इसके लिए आपको अपना डिवाइस चेक करना होगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं जूम मीटिंग में, वही लोग जुड़े होते हैं जिन्होंने हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या जो हमारे ग्रुप्स में एडेड है पहले से। इसके अलावा जो लोग नहीं एडेड है या जिनको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो जूम से फेमिलियर नहीं है लेकिन फिर भी ये 4 दिन की क्लास करना चाहते हैं फ्री वाली, जो 14-15, कल 2 दिन हो गए, 16-17, आज के 2 दिन होगी, कल का 1 दिन होगा, तो वो डायरेक्टली यूट्यूब पर से भी कर सकते हैं। वहां पे आपको ना लॉगिंग का झंझट है ना कुछ है। यूट्यूब पे जाना है आपको, वहां पे सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, आपको ये सर्च करना है, मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास अब तक लिंक पहुंच गई होंगी, ये आपको वहां पे भी मिल जाएगा, या आपको ये फेसबुक पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पर से भी वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे वहां पे गो थ्रू करने के लिए। तो सिंपल रास्ते काफी सारे हैं। ठीक है, तो कोई कल की क्लास के बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई कुछ बताना चाहता है, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आपको किसी को कोई क्वेश्चन होगी, कोई सलाह देना होगा, अगर कोई चीज बतानी होगी कि ये चीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ हमें तो हम डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। जी, अर्चना पाटिल जी, प्लीज मैम आपका माइक हाँ ओपन। सर, हमने जो ब्रेन की ग्रोथ के लिए जो एक्सरसाइज बताए थे ना, जो स्कूल में करते थे, हाथ पकड़ के उठक बैठक लगाना, या दिस वन। तो उसके लिए कुछ एज लिमिट रहता है क्या कि अभी 18 साल के बाद वो नहीं कर सकते या फिर नहीं, ग्रोथ नहीं होती, नहीं, ऐसे कुछ? देर इज नो एज लिमिट्स। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं या पूछते हैं, स्पेशली क्योंकि बहुत लोगों को पता है डायरेक्टली ट्रीटमेंट्स लेना थोड़ा ये हो जाता है, आपको क्लिनिक तक आके ये करना पड़ता है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स में ज्यादा ये नहीं हो पाता है। तो हाइट का ग्रोथ हो गया, आपकी मेटाफिजिकल ग्रोथ हो गई, फिजिकल ग्रोथ हो गई, ब्रेन की ग्रोथ हो गई, किसी भी बॉडी ऑर्गन की ग्रोथ हो गई। अगर इसमें, एक मिनट दीजिएगा, मेरा लैपटॉप, किसी भी ग्रोथ से रिलेटेड हम जब बात करते हैं, तो एज पर द आयुर्वेदा, एज पर द एक्यूप्रेशर, ग्रोथ इजीली होती है। शरीर की ग्रोथ करना चाहते हैं आप, हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो एज ऑफ 40 तक, उम्र के 40वें साल तक आप ये ग्रोथ कर सकते हैं। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं, तो वो जब पेशेंट सामने आता है तो हम उसको पूरी स्टडी करते हैं और उसके बाद में साफ सुथरा बता देते हैं। हो सकता है तो हाँ करके बता देते हैं, नहीं हो सकता है तो ना करके बता देते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में ग्रोथ होती है, डेफिनेटली होती है। कुछ सकमटेंसेस होते हैं, उनको चेक करना होता है, उसको चेक करने के बाद हम ये बता देते हैं। जो हमने ये वाली एक्सरसाइज बताई थी कि कान को उल्टे हाथ से पकड़ के ये सिटअप्स करने हैं, आपको उठक बैठक लगानी है, ये होती है आपके ब्रेन के ग्रोथ के लिए। स्पेसिफिकली ये किया जाता है जो सीपी चाइल्ड्स होते हैं या जो गतिमंद बच्चे होते हैं या जिनको स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं, हम ये उनके लिए हम ज्यादा करवाते हैं। और ये हम हमारे यहाँ तो ये पहले से ही है, स्कूल्स में तो एब्सोल्युटली हमसे करवाया ही जाता था, बहुत सारा किया है। तो उसकी वजह से फिजिकल और मेटाफिजिकल मेंटल इमोशनल ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसको कब करवाना है, तो जैसे स्कूल्स में टीचर करवाते थे वैसे, जब अगर आप नॉर्मली ये फील करते हैं, हाँ, लेकिन जो स्पेशली चैलेंज बच्चे हैं तो उनके लिए एक दिन में कम से कम 2 बार करवाइए। हाँ, जब एम्प्टी स्टमक हो तब कीजिए, फुल स्टमक है, खाया पिया हुआ है, उस समय पे इसको नहीं करना है। जब खाली पेट हो उस समय करवाइए। सुबह मॉर्निंग में उठते हैं बच्चे, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, पेट साफ हो जाता है, टॉयलेट और स्टूल्स वगैरह पास हो जाते हैं उनके, उसके बाद में आप इस चीज को वहां पे करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप शाम को भी एक बार इसको कर सकते हैं। कितनी देर करना है, जितनी देर बच्चे कर सके उतना अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं करवाना है, क्योंकि उठक बैठक करनी होती है, थाइस के मसल्स अगर पेनफुल हो गए तो बच्चे दूसरे दिन से नहीं करेंगे। तो पहले उनसे 5 बार करवाइए, फिर 6 बार, 7 बार, 8 बार, रोज एक एक बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो ये काफी अच्छा होता है। नासा ने इसी चीज के ऊपर
जिस पे हमने बैन लगा दिया कि बच्चों को सजा नहीं होगी, स्कूल में पट्टी नहीं पड़ेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इसी के ऊपर नासा के जो कुछ साइंटिस्ट है, मतलब उनका कहना है कि ये उन्होंने ढूंढ के निकाला हुआ है। पता नहीं कैसे उन्होंने ढूंढ के निकाला है। हम बाप दादाओं के जमाने से कर रहे हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज निकाल के देखेंगे पुरानी, दिलीप कुमार वगैरह या उनसे भी पुरानी वाली देखेंगे, तो उसमें भी वहां पे देखने को मिलता है कि वो गुरुजी हैं, छड़ी लेके पेड़ के नीचे सिखा रहे हैं और किसी न किसी को मूर्खा बना के रखा है, कोई ना कोई उठक बैठक लगवा रहा है। ठीक है। सो कंसेप्ट हमें पता नहीं थी कि ये सब क्यों किया जाता था। तो ये एनर्जी का आपका फ्लो होता है। अब अब जैसे कल आपने देखा है स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस में कि ये क्या है, आपका ब्रेन का हिस्सा है। ये क्या है, आपका ब्रेन का हिस्सा है। ये वाला क्या है, आपका सर का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा आता है। एरिकुलर के हिसाब से कानों पे ये वाला आपका ब्रेन का हिस्सा आता है। तो आपका जब राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन से और लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन से ये क्रॉस कनेक्शंस होते हैं शरीर के, तो वो ठीक यहाँ पे वर्किंग करते हैं, वहां से फिर नीचे की तरफ वर्किंग करते हैं। सो इट्स लाइक एट। ये डबल एट के जैसे होता है। एक एट होता है आपका नीचे की तरफ, एक एट होता है अंदर की तरफ। तो सुपरफिशियल और डीपली एनर्जीज दोनों की दोनों वहां पे फुल इफिशियंसी से काम करते हैं। जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, जो कुछ भी कमी है, वो जो कुछ भी ग्रोथ रुकी हुई है, उसको धक्का देते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं। और ये चीजें काफी इफेक्टिव होती है। तो डेफिनेटली इसको किसी भी उम्र में किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये उन्हीं बच्चों के साथ किया जाए, किसी भी उम्र में किया जा सकता है। ठीक है जी। बहुत अच्छा सवाल था। थैंक यू सो मच अर्चना जी। एनीवन एल्स विश टू आस्क समथिंग और एनीथिंग सिलेबस से रिलेटेड? चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम ये समझते हैं कि किसी को कोई सवाल नहीं है। नो वन विश टू आस्क एनी क्वेश्चंस। मोहम्मद जी, आई रिसीव्ड योर मैसेज सर, आई जस्ट सॉ योर मैसेज। Absolutely, you can send me local address if you have any address anywhere in India where I can send you a material. Definitely it will be much easier for me also, it will be much easier for you also. तो मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। जस्ट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर ऐसे ही कोई आपका लोकल फीस पेमेंट करने का अगर कोई मेथड मिल जाता है, तो आप 5 लोग 6 लोग जो लोग भी हैं, सबका रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू, क्योंकि डायरेक्टली आप लोगों से जब मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मैं पूरी की पूरी कंट्री से कनेक्ट हो रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड एब्सोल्युटली आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। तो इसमें मदद करना डेफिनेटली मेरा ये होता ही है, करना ही चाहिए। कृष्णा सिंह जी, जी आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर ये इसमें आईक्यू लेवल भी डेवलप होता है क्या सर? मेरी मदर एब्सोल्युटली, उसका थोड़ा सा आईक्यू लेवल सर काफी मतलब कम चल रहा है, जैसे बिल्कुल 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 48 पे ही होगा। चल रहा है और पढ़ाई में ग्रोथ वगैरह नहीं हो रहा, बचपन डेफिनेटली में होगा, रोई नहीं थी वो। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। देखिए ये चीजें जब हमसे स्कूल में करवाई जाती थी ना, तो उसके पीछे एक रीजन होता था। ये स्पेसिफिकली हर किसी से करवाते थे क्या? नहीं, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली होता था जो क्लास में ध्यान कम देते थे। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चीजों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और जब ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, इन सारी चीजों में जब आपके यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आईक्यूज वगैरह ये सब तो उसी का एक कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा होता है। बच्चे जो याद कर रहे हैं वो चीजें उसमें आएंगी। हाँ, इसके अलावा भी एक्यूप्रेशर में काफी सारी सपोर्टिंग चीजें हैं, वो भी सब हम देखेंगे। तो अब बात छिड़ी है ईसीएस पे, तो 2 सवाल आ चुके हैं। देखिए इसमें और आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो या कोई भी है, ये चीजें कॉमनली आप सबके लिए यूज कर सकते हो। तो ये कान पकड़ के उठक बैठक करवाना ये तो हो गया। कुछ और सिंपल सी एक्यूप्रेशर की इजी सी एक्सरसाइजेस होती है, जिनको आप करके काफी ज्यादा रिलीफ मिल सकता है, या बाकी की चीजें आप आसानी से कर सकते हो। तो उसमें है, देखिए एक होता है फिंगर ट्विस्टिंग, एक होता है रिस्ट ट्विस्टिंग होता है। ठीक है। तो फिंगर ट्विस्टिंग, हम नेल को पकड़ते हैं, यूं यहाँ पे पकड़ा जाता है, फिंगर को सीधा रखा जाता है, तो हाथ सीधा होता है, सिर्फ उसको यूं रखना है। ये सारी फिंगर्स के साथ किया जाता है, हाथों के और पैरों के भी।
ठीक है, शुरुआत आज कर रहे हैं, कुछ एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइजेस हम देख लेते हैं यहाँ पे जो बहुत इफेक्टिव होती है। स्पेसिफिकली जो थेरेपिस्ट हैं जो अपने क्लिनिक में लोगों को ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफी मदद होगी, इसकी काफी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल होता है। क्या करना है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको ध्यान से थोड़ा सा इसको। हाँ, तो हाथों को सीधा रखना है आपको, स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी फिंगर बोन से लेके आपकी मेटाकार्पल बोन तक ये स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत नहीं करना है, बहुत सिंपल है, हाथ को सीधा रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में जैसे चिड़िया चोंच में दाना पकड़ती है, ठीक उस तरह से आपको फिंगर्स को पकड़ना है और इसको ट्विस्ट करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, तो ये पूरा एक हो गया, एक हुआ। ऐसे 20 टाइम्स ईच फिंगर करना है। तो 1 इधर आ गया, 1 कंप्लीटेड, 2 3 4, तो इसको सिर्फ जल्दी जल्दी करेंगे, 5 6, और आप देख सकते हैं जब मैं इसको यूं ट्विस्ट कर रहा हूं ना, तो मेरी पूरी मेटाकार्पल बोन तक ये स्पिन होना चाहिए। और ये हम सारे फिंगर्स के साथ करेंगे, बहुत जोर से नहीं पकड़ना है। यहाँ मैंने सिंपल ही बताया कि जैसे चिड़िया चोंच में कोई चीज पकड़ती है हल्के से, वैसे इसको पकड़ना है। तो इसको जस्ट होल्ड करना है और धीरे धीरे ट्विस्ट करना है। ऑल द फिंगर्स, हाथों के पैरों के सारे फिंगर्स को ट्विस्ट करना है। ठीक है, और जिन फिंगर्स में ट्विस्ट करते समय पेन हो, या पेशेंट अपना हाथ खींच लेता है, या आप खुद का कर रहे हो और आपको लगता है नहीं ये पेनफुल है, इसमें नहीं होना चाहिए, तो उन फिंगर्स पे क्या करना है वो आज एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप भी बीच में हो जाएगा वो। तो फिलहाल आप ट्विस्ट कर सकते हैं, और इन्हीं से रेफरेंस लेते हुए ट्रीटमेंट्स कैसे की जाती है ये भी एक हिस्सा है, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये फर्स्ट हुआ आपका। सेकंड, रिस्ट पे एक्सरसाइज होती है। अब रिस्ट पे जब आप करते हो, ये आपके मेगा मेरिडियंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से यहाँ पे मेगा मेरिडियंस है, टीसीएम के हिसाब से यहाँ पे जो रिस्ट का आपका एरिया है आगे से पीछे तक का, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, काफी सारी इंपॉर्टेंट मेरिडियंस यहाँ पे गुजरती है। लंग्स मेरिडियन जाती है, पेरिकार्डियम मेरिडियन जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एलाई है, वही हो गया आपका ट्रिपल वार्मा है, पेरिकार्डियम है। तो ये काफी सारी यहाँ पे करीब करीब 6 मेरिडियंस जाते हैं, और उन 6 मेरिडियंस के यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं आपके रिस्ट जॉइंट पे। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, टीसीएम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको यूज कैसे करेंगे, आपका अंगूठा रखना है दूसरे हाथ के बीचों बीच। ठीक है, फिर अब इसको ग्रिप कर लेना है और इसको मूव करना है टूवर्ड्स थंब मूव करना है। फिर हाथ उठा लेना है, फिर जहां से शुरुआत किए थे फिर वहां रखना है, फिर इसको टूवर्ड्स थंब घुमाना है पीछे की तरफ। इसको रिवर्स नहीं करना है, इसको यूं करके फिर ऐसे उल्टा नहीं लाना है, इसको एक ही दिशा में रोटेट किया जाता है। सो इन अ सिंगल डायरेक्शन यू हैव टू रोटेट दिस थिंग। कीप योर थंब ऑन इन द सेंटर ऑफ योर प्राइमरी पाम, जिस पे भी आप कर रहे हो वहां पे, और जो सेकेंडरी हैंड होगा आपका उससे होल्ड कर लेना है एंड ट्विस्ट इट। ये चीज दोनों हाथों पे कर सकते हैं आप। ठीक है, इस हाथ पे भी सेम उसी तरह करना है, घुमाना है हाथ हटा लेना है, घुमाना है हाथ हटा लेना है। मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, घुमाना है हाथ हटाना है पूरे हाथ से। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस सबके लिए है, चाहे वो पैरालिसिस का पेशेंट हो, लो बीपी हो, हाई बीपी हो, शुगर का पेशेंट हो, वो कोई सीपी चाइल्ड है, या कोई भी है, किडनी का पेशेंट हो, या आप समझते हो आप हेल्दी हो तो भी इसे करना है। आप लोग अभी भी कर सकते हैं, और तुरंत उसका इफेक्ट देख सकते हैं। आप यहाँ पे करोगे और तुरंत आपको बॉडी में फील होगा कि एनर्जी फ्लो ऐसे ऐसे झन 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 करके आ रहा है, मतलब मेरे तो बताते समय ही रोए खड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या बेटर हो यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, या थोड़ा सा घी लगा लीजिए, थोड़ा सा लगाना है और फिर इसको करना है। ऑयल या मॉइस्चराइजर क्यों यूज करने हैं, या घी क्यों यूज करना है, ताकि यहाँ पे रबिंग करते समय रेडनेस ना आ जाए। तो उसके लिए कितनी बार करना है, 20 टाइम्स यहाँ पे करना है। या कभी भी आपको अनइजीनेस लग रहा है, कोई भी तकलीफ लग रही है, बीपी से रिलेटेड या कोई भी जो भी बीमारी है आपको, उससे कुछ परेशानी हो रही है, या कोई भी ये नहीं है, जस्ट बैठे हो आप, समय है, खाली पेट बैठे हैं, बस करते रहिए इसको, थोड़ा देर इसको यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है,
वो सारी मेगा मेरिडियंस आपकी एक्टिवेट होती है। ये हो गई आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी। सेम इसी तरह से ये पैरों पे भी की जाती है। पैरों के फिंगर्स को भी ट्विस्ट कर सकते हो आप, सारे फिंगर्स को ट्विस्ट करना है, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है। उसके अलावा आप पैर के एंकल के जॉइंट पे भी, वहां पे भी आप अंगूठा यहाँ पे बीचों बीच रख के इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा वीडियो है, शायद यूट्यूब पे डाला हुआ है, एक्चुअली मुझे याद नहीं, इतने सारे वीडियोस है। तो वो भी है वहां पे। अगर मैं आई विल फाइंड आउट, अगर उसका मुझे पैर वाला लिंक मिलता है तो मैं आई विल शेयर विथ यू। एक स्टूडेंट है हमारे, संजय जादव जी, बारामती के इस तरफ से आते हैं वो। तो उन्होंने उसमें एक छोटा सा करके दिखाया जो हमारे नए स्टूडेंट्स आए थे उनके लिए। तो ये ऑफलाइन क्लासेस होती थी तब के वीडियोस हैं, अगर हुए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करती है आपके शरीर में। हम्म। तो ये दो एक्सरसाइजेस समझ लीजिए। ऐसे छोटे छोटे टिप्स रोज शुरुआत में मैं बताते रहूंगा, आप लोग पूछते रहेंगे, कुछ जो कुछ जितना याद आएगा मैं बताते रहूंगा। इसको नहाते समय कर सकते हैं, मतलब मैं स्पेशली मैं नहाते समय करता हूँ। जो रिस्ट वाले ये है या पैरों के है, क्योंकि उस समय यहाँ पे साबुन का झाग लगा होता है, तो रबिंग नहीं होती और ये काफी इजीली हो जाता है। तो 20 टाइम्स दोनों हाथों पे आप इसको कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोकेशंस होते हैं शरीर में करने के लिए, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अब शुरुआत करेंगे हम, जो कल हमने देखा था वहां से शुरुआत होगी। अच्छा, एक छोटी सी सूचना उसके पहले देना चाहूंगा, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, तो काफी सारे लोगों के हमारे साथ साथ मेरे कलीग्स के पास भी फोन वगैरह जाते हैं। तो कुछ लोगों को कल के लिए कुछ कंप्लेंट्स थी, नए लोग हैं, जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए फिर से वापस बता दूं। क्लास हमारा 2 बजे ही शुरुआत होती है। ठीक है। अगर किसी कारण से, किसी टेक्निकल रीजन से या किसी दूसरे कारण से अगर देर होती है तो ऐसा हम ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर देते हैं। सेकेंडली, ये फ्री के लेक्चर्स जो है ये आप लोगों के लिए ही रखे हुए हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए रखे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं है मैं अपनी इच्छा से ये सारी चीजें आपके लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे कलीग्स पे या मेरे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको फोन करके उनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, और बॉसिंग्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हैं। ये जस्ट एक ज्ञान का गिव एंड टेक हो रहा है। यहाँ पे बैठ के आप लोग जो सीखेंगे ना, ये बहुत फायदे का होगा आप लोगों का। अदरवाइज ये 4 दिन का सिखाने का अगर बाहर 7,000 रुपए ले रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 7,000 की यहाँ पे चीजें मिल रही हैं। तो जस्ट हैव सम पेशेंस। सेकेंडली, मैंने कल भी कहा था कि कुछ कारणों की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। परसों ही हमारे बड़े भाई साहब की डेथ हुई है। वो हमें छोड़ के गए हैं, ही इज नो मोर। महीने भर पहले पिताजी हमारे हमें आशीर्वाद देके हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए हैं। तो काफी सारे अदर चीजें, बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें भी मेरे पास यहाँ पे घर में हो रही हैं। काफी लंबी चौड़ी हमारे यहाँ पे ये होते हैं। तो उस इसमें से भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूँ। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ उसका, या मुझे ये नहीं बताना है, तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी कभार थोड़ा सा लेट हो सकता है चीजों में, चीजें आप तक पहुंचने में, बताने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। पेशेंस रखिए, जो भी वीडियोस बन रहे हैं वो आपको मिलेंगे। वीडियोस जब बनते हैं यहाँ पे, मैं क्लास में से उठा नहीं और मुझको मैसेजेस आने चालू हो गए, सर वीडियो भेजिए। इट्स टेक सम टाइम। यहाँ पे वीडियो आपका रिकॉर्ड होता है, वो कन्वर्ट होता है हमारे लैपटॉप में, कुछ आई डोंट नो क्या होता है, वो कन्वर्जन वहां पे दिखाता है, तो कन्वर्ट होता है। उस कन्वर्टिंग में टाइम लगता है, क्योंकि 4 घंटे के आपके वीडियोस होते हैं जिसको हम एक एक 1.5 घंटे का करके करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी मेमोरी लगती है और बहुत समय लगता है उसको कन्वर्ट होने में। तो थोड़ा समय जाता है उसके कन्वर्जन में। कन्वर्ट होने के बाद हम उसको अपलोड करते हैं आपके लिए यूट्यूब पे, कि आपको आसानी हो, क्योंकि वो आप उतना डाउनलोड नहीं कर सकते, आपके मोबाइल में उतना डेटा भी नहीं होगा। एक एक वीडियोस बन जाते हैं 2-2, 3-3 GB के, 4-4 GB के, 16-16 GB के बनते हैं। तो इतना आपके मोबाइल में डेटा भी नहीं हो। 2 दिन का आप पूरे महीने भर का डेटा एक बार में भी यूज कर लोगे तो भी उतना डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये यूट्यूब पे किया जाता है कि इजीली आप वहां पे देख सकते हैं, आप वहां पे कमेंट्स कर सकते हैं, वहां पे आप बता सकते हैं कौन सी चीजें अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छा लगा, वो हमें बता सकते हैं, उस हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डाउनलोडिंग, कन्वर्टिंग, अपलोडिंग, इसमें थोड़ा समय जाता है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, थोड़े से पेशेंस रखिए। ठीक है।
हम लोग बहुत पेशेंस रखते हैं, आप लोग भी थोड़े से पेशेंस रखिए। कल के क्लास में ही कहा था, पेशेंस खोना, गुस्सा करना, जिद करना, दूसरों को अपने से कम समझना, ये एक तरह की बीमारी है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये बता रहा है आप अंदर से बीमार है, और आपको एक्यूप्रेशर की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाकी चीजें इसमें नहीं होंगे। आपके डॉक्टर्स आपको नहीं बताएंगे योर बिहेवियर इज नॉट गुड, आपको ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। हम लोग डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी मदद करना। और कल क्लास देर से शुरू हुई थी, उसका भी रीजन मैंने बता दिया था आप लोगों को, कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। और ये होता है, देखिए हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, कभी कहीं कहीं काम चल रहा है, किसी ने वायर खींच दी, मेरे वाईफाई की वायर टूट गई, उससे हो जाता है। आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है, तो मेरे यहाँ पे जितने भी वाईफाई कनेक्शन है डायरेक्ट बॉम्बे से है। बम्बई में भी जोर से बारिश हो गई तो भी यहाँ पे मेरा वाईफाई कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जो पूना के वाईफाई कनेक्शन है दे आर नॉट सो गुड, उसमें ये सारी चीजें इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर वो स्लो होता है, आवाज पहले आती है, चित्र बाद में आता है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए ही ये सारी चीजें की हुई है। जो नेचुरल ये है उस पे हमारा कोई ये नहीं है, बारिश हम रोक नहीं सकते, या बाहर कहीं कोई चीज हो जाए, कोई कहीं रास्ता बना रहा है, गड्ढा खोद रहा, खोद दिया, एक आध वायर तोड़ दी, तो उसमें कभी कभी थोड़ा, ये रोज चीजें नहीं होती, वंस इन अ ब्लू मून होता है। कभी कभी लैपटॉप हमारा स्लो हो जाता है। ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, जो बड़ी से बड़ी कंपनियां इनको बनाती है, वो इसकी गारंटी वारंटी नहीं देते। तो हम सिर्फ भगवान भरोसे ये सारी चीजें कर रहे हैं कि ये सब सही से चल रहा है, बस उतना ही है। तो थोड़ा कल लेट हो गया था, उसके लिए मैंने कल भी माफी मांगी थी। कुछ लोग नाराज थे, कुछ नहीं, कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति थे नाराज थे, तो उसके लिए मैं फिर से माफी मांग लेता हूँ। लेकिन अगर आपको उसके लिए कंप्लेंट करनी है, मेरा नंबर आपके पास है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझको डायरेक्ट डांट सकते हैं। मेरे किसी भी स्टूडेंट को, कलीग को, मेरे फैमिली मेंबर्स इसमें मेरी मदद करते हैं, तो उनको डांटने का अधिकार ना मुझे है ना आप लोगों को है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वी विल, जैसे डिस्कस किया हमने, हम लोग कल से जो देखा हमने वहां से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने सूजो कल देखना स्टार्ट किया था, बाकी की सारी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर क्या है, एनर्जीज क्या होती है, मेरिडियंस क्या है, ऊर्जा प्रवाह पथ क्या है, इस चीजें क्या काम करती है, किसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, सीड थेरेपी क्या, मैग्नेट थेरेपी क्या, इसको भी अच्छे से हम देख चुके हैं। हम्म, अब कल हम तुल्यार्थता देख रहे थे, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल बताया था आपको, कि घर में कोई बॉर्न बेबी होगा, छोटा सा अगर बच्चा है, तो उसको देख के ही लोग आने जाने वाले भी बता देते हैं। वो भी वहां पे कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि अरे ये माँ के जैसे दिख रहा है, ये चीज पिताजी के जैसे है, ये दादा के जैसे, ये नानी के जैसे। तो ये सारी चीजें, ये सारे कंपैरिजन भी क्या होता है, एक तुलना करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपके ब्रह्मांड की तुलना आपके शरीर से की गई है, और आपके शरीर की तुलना आपके हाथों से और पैरों के, तल हाथ से और तल पैर से, जिसको हम सूजोक कहते हैं। सू मतलब कोरियन भाषा है, सू का मतलब होता है तल हाथ, जोक का मतलब होता है तल पैर। तो इनका वहां पे कनेक्टिविटीज है। ठीक है, तो इन कनेक्टिविटीज को सिंपल भाषा में समझाने के लिए बताया गया है कि यहाँ पे ये चीजें वर्क होती है। इसको साइंटिफिकली भी मैंने आपको बताया कि कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, हमने बॉडी सिस्टम से की, हमने एनर्जीज कहाँ से कैसे स्टार्ट होते हैं, हमारी बॉडीज कैसे हैं, कॉस्मिक एनर्जीज क्या है, कैसे ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम तक पहुंचती है, हाथों पैरों के नाखून, आपका टॉप ऑफ द हेड, इन सारी जगहों से ये कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में आती है। जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं, जब आप मुद्रास करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जब आप अलग अलग ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो उस इसमें भी ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एनर्जी भले आपको दिखे नहीं, ये आपको महसूस होती है। जब आप अपना रिस्ट ट्विस्ट करते हैं या आप अपने फिंगर्स को ट्विस्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपको तुरंत रिलीफ फील लगने लगता है। जिन लोगों के पास एक्यूप्रेशर रिंग होगी, जो लोग रिंग करते हैं, वो भी इन सारी चीजों को फील कर सकते हैं। राइट, तो ऐसी बहुत सारी चीज है। स्टार्ट किया था हमने प्रोफेसर पाक जेऊ से। प्रोफेसर पाक जेऊ
कोरिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने सुजोक का इन्वेंशन किया। ही इज अ फाउंडर ऑफ सुजोक एंड ट्राई ओरिजिन साइंस। यही सारी चीजें अब आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मतलब ये माइलस्टोन था। यहां से शुरुआत हुई एडवांस एक्यूप्रेशर के लिए। तो ये उसका बेस है। आप जब इसको समझ लेते हैं अच्छे से, जब आप इसको समझ लेते हैं, तब आप एडवांस एक्यूप्रेशर की जो भी स्टडीज हम यहाँ पे करेंगे अगले 40 दिनों में, उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सूजोक, और उसमें जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, हर एक इसमें ट्रीटमेंट्स में, बाकी के इसमें। ठीक है, तो मेडिसिन प्रैक्टिस हो गई, सर्जरीज हो गई, ये होते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो सूजोक का सबसे पहला वाला जो सिस्टम आती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड करस्पॉन्डर सिस्टम। स्टैंडर्ड करस्पॉन्डर सिस्टम है ये। तो स्टैंडर्ड करस्पॉन्डर सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करती है, इन चीजों को भी यहाँ से आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड करस्पॉन्डर सिस्टम कहाँ पे है? सूजोक पे है। सूजोक का मतलब क्या? तल हाथ और तल पैर पे होती है। मोस्टली हम यहाँ पे हाथ के बारे में बात करेंगे। हाथों को एक बार समझ लिया तो आप पैरों को भी समझ जाएंगे। पैरों के पॉइंट्स के एप्लीकेशंस, लोकेशंस क्या कैसे होते हैं उसको भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, एक कल छोटी सी रिक्वेस्ट की थी आपसे क्लास खत्म होने के समय पे कि थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी की कुछ पिक्चर्स देख लीजिए, कुछ स्टडीज कर लीजिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है वो समझ लीजिए, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनके लोकेशंस कहाँ पे होते हैं, उसको एक बार होमवर्क कर लीजिए। वहां पे उन ऑर्गन्स में आप कौन से उनके फंक्शंस होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। तो ये एक छोटा सा होमवर्क का रिक्वेस्ट किया था। जिन लोगों ने किया होगा ये उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा आज जो भी हम पढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, प्रिया उपाध्याय जी, मैम आपका कैमरा चालू है, प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए। शायद फ्रीज हो गया है यहाँ पे, चलिए मैं ही हटा देता हूँ। तो व्हाट इज अ सूजो, इसको समझ लिया हमने। हाउ सूजो वर्क्स। आप जब कभी भी किसी भी चीज पे कार्य करते हैं, आपको जब कोई भी चीज बतानी होती है, कोई भी चीज आ, साबित करनी होती है, या कोई भी चीज आप जब दुनिया के सामने रखते हो कि हाँ ये कुछ नया है और ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो आपको उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताने होते हैं। देर आर ऑलवेज देर आर ए प्रिंसिपल्स। हर एक चीज के पीछे प्रिंसिपल होता है। आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, या एक्यूप्रेशर मेडिसिन हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का। लेकिन उसके पहले फिर से एक बार रिमाइंडर दे दूं आप सब लोगों को, एक्यूप्रेशर इज अ मेडिसिन। ठीक है, तो इसको बहुत हल्के में भी नहीं लेना है, और बहुत रॉकेट साइंस जैसा भी इसको नहीं सोचना है। काफी आसान होता है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब भी कोई चीज दुनिया के सामने रखनी होती है, आपको साबित करना होता है कि ये चीज ऐसे ऐसे काम करती है। फॉर दैट यू हैव टू प्रूव दैट, और वो प्रूव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बताना पड़ता है। अब यहाँ पे करस्पॉन्डेंस सिस्टम के मदद से बताया गया है स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस में कि किस तरह से आपके ये दोनों हाथ और दोनों पैर किस तरह से रिमोट कंट्रोल के जैसे काम करते हैं आपके शरीर के लिए, और कैसे इनके करस्पॉन्डेंस होते हैं, ये कैसे इनके बीच में तुलना की जाती है, और क्या है ये तुल्यार्थता, कैसे यहाँ की सारी चीजें यहाँ दिखाई देती हैं, कैसे वो आप सिलेक्शंस कैसे करेंगे, कौन सा पॉइंट कहाँ है और कैसे उसको ढूंढना है, कैसे वहां पे ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आज देखेंगे हम। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले यहाँ पे आपके लॉज देख लेते हैं कौन कौन से, जिनके बारे में कल हम लोग देख चुके हैं। 11th के ओजस्वी जी, आपका माइक चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए इसे। तो स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस। तो सबसे पहला रूल कौन सा देखा था आपने, या सबसे पहला प्रिंसिपल यस्टरडे कौन सा देखा था हमने? विच प्रिंसिपल्स वी हैव सीन यस्टरडे? सबसे पहला कौन सा वाला था ये आपका? यिन यांग, रंग का सिद्धांत कहा जाता है इसे। ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ कलर्स कहा जाएगा इसे। तो
क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ कलर्स, कैसे पता चलता है? तो सेम है, इसकी तुलना इस समय पे आपके हाथ की तुलना आपके शरीर से की जा रही। तो जो भी प्रिंसिपल्स आप यहाँ पे देखते हैं, अपने शरीर को सामने रखते हुए अपने हाथ की तरफ देखते हुए करना है। ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, ऐसे करना है। सबसे पहला वाला कौन सा आता है आपका? पहला वाला आता है ये आपके रंग का सिद्धांत आता है। क्या फर्क है आपके शरीर के रंग में? आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। शरीर का आगे का हिस्सा और शरीर के पीछे के हिस्से में क्या फर्क होता है? शरीर का आगे का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा गोरा होता है, थोड़ा सा व्हाइट होगा शरीर के पीछे के हिस्से के मुकाबले में, बराबर है। तो इसी को यहाँ पे चाइनीज भाषा का मदद लेते हुए इसी को यिन साइड ऑफ द बॉडी, यांग साइड ऑफ द बॉडी कहा गया है। यिन साइड ऑफ द बॉडी मतलब कौन सी? शरीर का सामने का हिस्सा, जो गोरा हिस्सा है, जो हमारे शरीर का गोरा हिस्सा है, इसे यिन साइड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। और जो हमारे शरीर का पीछे का हिस्सा है उसे हम यांग साइड ऑफ द बॉडी कहते हैं, बराबर है। तो यिन साइड ऑफ द बॉडी, यांग साइड ऑफ द बॉडी कौन सी है, कैसी है, कहाँ पे है, इसको समझेंगे अच्छे से। तो इसकी जब टैन है, अब टैन वाला हिस्सा कौन सा है? पीछे का, जो सांवला हिस्सा होता है शरीर का, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, कौन सा ज्यादा टैन होता है? पीछे का हिस्सा टैन होता है। तो यहाँ पे भी जो है पीछे का हिस्सा ज्यादा टैन है आगे के हिस्से से, बराबर है। ठीक वैसे ही शरीर का आगे का हिस्सा ज्यादा गोरा होता है पीछे के हिस्से से। तो जो आगे का हिस्सा है वो इन साइड ऑफ द बॉडी हो गया, जो पीछे का हिस्सा है वो यांग साइड ऑफ द बॉडी हो गया। ठीक है, इसको समझने का और एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, जो शायद कल रह गया था, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि इसी के आधार पे हम देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ बेंडिंग। ये एक रह गया था चीज आपकी कल। तो प्रिंसिपल ऑफ बेंडिंग क्या होता है? झुकने का सिद्धांत, किसी भी चीज को पकड़ने का, होल्ड करने का सिद्धांत। मैं अगर इस माइक इसको होल्ड करता हूं, अगर एक हाथ में से फेंकता हूं दूसरे हाथ में, तो मैं इसको सीधे सामने की तरफ ही पकड़ पाऊंगा। मैं कितनी भी कोशिश करूं इसे उल्टे साइड, अगर उल्टा हाथ रख के मैं करूंगा तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा, ये आसानी से यहाँ से गिर सकता है, बराबर है। तो किसी भी चीज को पकड़ना या हाथों को झुकाना ये सिर्फ सामने की तरफ होता है, मतलब कहाँ पे? इन पोर्शन ऑफ द बॉडी में होता है। कहाँ पे होता है ये शरीर के इन पोर्शन ऑफ द बॉडी में होता है। तो मैं हाथों को सामने कर सकता हूँ, बराबर है ना। वो कौन सा था आपका? सिंगम वाला, सामने की तरफ कर सकते हो आप। तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ बेंडिंग। ठीक इसी तरह से शरीर हमारा सामने की तरफ झुकता है, इन पोर्शन में झुकता है। मुझे कोई भी चीज पकड़नी होगी, या आप किसी को गले मिलना चाहते हैं, या आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई चीज होल्ड करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो आपको हाथ को भी सामने की तरफ इन पोर्शन में ही बेंड करना होता है। ठीक हम शरीर को भी इन पोर्शन में बेंड करते हैं। कोई चीज नीचे गिर गई है, आपको अगर उठाने के लिए कहा जाएगा, फटाक से आगे की तरफ झुक के उसको उठा लोगे। कोई चीज आपके पीछे भी गिरी है तो आप पीछे मुड़ोगे और फिर उसको उठाओगे। अरे तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पीछे गिर गया, तो आप तुरंत पीछे की तरफ झुक के उसको उठाएंगे क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। अब पीछे झुकने जाओगे आप गिर पड़ोगे नीचे, सो फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बराबर है। ठीक उसी तरह से ये हाथ भी आगे की तरफ तुरंत झुकेगा, लेकिन वही चीज अगर मैं पीछे की तरफ से करूंगा कि मैं पीछे की तरफ से इसको पकड़ लूं, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मैं जितनी भी कोशिश करूंगा, मैं इस हाथ को पीछे से नहीं पकड़ सकता, आगे से पकड़ सकता हूँ, पीछे से मैं इन दोनों हाथों को एक दूसरे में नहीं पकड़ा सकता। आई कांट होल्ड। तो ठीक शरीर का भी हमारे वैसे, शरीर सामने की तरफ बेंड होता है, ये शरीर भी सामने की तरफ बेंड होता है, ना कि पीछे की तरफ बेंड होता है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हुआ। उसके बाद में हमने देखे थे नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस। नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस कितने हैं? तो कितने एक्सटेंशंस हैं हमारे हाथों में? 5 एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी कितने होते हैं? 5 एक्सटेंशंस होते हैं। 2 पैर, 2 हाथ, एक सर का हिस्सा। यहाँ पे भी वैसे ही एक्सटेंशंस होते हैं। 2 पैर हो गए बीच के, 2 हाथ हो गए बगल के, और एक सर का हिस्सा हो गया। तो 5 नंबर्स ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पे हैं। हमारे शरीर में भी 5 नंबर्स ऑफ एक्सटेंशन है। ये आपका थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ वाला क्या था? डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन ऑफ बॉडी हमारा कैसा है? आप चाहे बैठे हुए हो, आप चाहे खड़े हो, आप चल रहे हो, आप कूद रहे हो, आप भाग रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पैर हमेशा जमीन की तरफ होता है, सर हमेशा ऊपर होता है। सिर्फ
शीर्षासन करते समय ये पोजीशन उल्टी होती, वो भी आपको 2 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए। 2 मिनट भी कौन करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं ना, वो 2 मिनट करते हैं, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। शुरू शुरू में जो कर रहे हैं 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, मैक्स 1 मिनट इनफ हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। ठीक है, हर एक चीज के अपने कायदे, रूल, रेगुलेशन है, उनको अगर जान लेंगे तो उससे समस्या नहीं पैदा होगी। तो पैर हमेशा नीचे की तरफ, पैर हमारे हमेशा नीचे की तरफ रहता है, बराबर है। तो यहाँ पे भी आप जब सीधे खड़े होते हैं, जब आप सावधान की स्थिति में होते हैं, अटेंशन कहते हैं, सावधान कहते हैं, आप जिस स्थिति में होते हैं, आप देखते हैं आपका हाथ ऐसे होता है, फिंगर्स नीचे की तरफ होते हैं, अंगूठा ऊपर की तरफ होता है। तो ये वही पोजीशन होती है जब दूसरा हाथ आप यहाँ नीचे लगाते हो, तो जो सबसे नीचे टच हो रहे हैं ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों मेरी फिंगर्स, ये दोनों क्या हो गए, दीज आर द करस्पॉन्डर्स ऑफ माई लेग, दीज आर द करस्पॉन्डर्स ऑफ माई लेग। इसके अलावा जो बगल में 2 बच गए, ये क्या है, दीज आर द करस्पॉन्डर्स ऑफ माई हैंड, ये दोनों मेरे हाथों के करस्पॉन्डर्स हो गए, ये दोनों मेरे पैरों के करस्पॉन्डर्स हो गए। दिशा क्या है, पैर नीचे, सर ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये दिशा का सिद्धांत हो गया, द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये हो गया आपका। तो ठीक उसी तरह से इस हाथ पे भी होगा। मैं दूसरा हाथ इसको लगा रहा हूं, जो हाथ मेरा नीचे की तरफ, जो फिंगर्स मेरी नीचे फंस रही हैं, दोनों मेरे पैर है, बीच वाले दोनों फिंगर्स, बगल के दोनों फिंगर्स जो मेरे बच गए हैं, स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों मेरे क्या हो गए, हाथों के करस्पॉन्डर्स हो गए, सर का हिस्सा ऊपर की तरफ आ गया। तो दिस इज अ लॉ ऑफ डायरेक्शन। ठीक इसी तरह से मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, फिर भी अगर मैं कोशिश करूं, मेरे पैर जमीन को ही छुए हुए हैं, लेकिन मैं कितना भी कोशिश करूं, मेरे हाथ जमीन तक नहीं जाते। अगर मुझे हाथों को जमीन तक ले जाना है तो मुझे एक तरफ झुकना होगा, और जब मैं झुकूंगा तो मेरा एक तरफ ऊपर उठेगा और एक तरफ मेरा नीचे की तरफ जाएगा। इन द सेम थिंग यहाँ पे होती है, क्योंकि कई बार लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते, आई डोंट नो, किसी ने मुझसे पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मिडल फिंगर, अगर ये दोनों पैर हैं तो हमारे दोनों पैरों की लेंथ तो सेम है, फिर इनकी क्यों अलग है। ये दोनों अगर हाथ हैं तो हमारे दोनों हाथों की लेंथ सो सेम है, फिर इनकी क्यों अलग है। तो उसका रीजन यही है, ठीक है, कि हमारे वर्किंग्स के लिए थोड़ा सा हमारा शरीर इस तरफ झुक गया है ना, सर हमारा इस तरफ है क्या, नहीं है, शरीर, सर हमारा झुक के इस तरफ आ गया है, बराबर है। तो मैं अगर अपने शरीर को इस तरफ झुकाता हूं, मैं अपने शरीर को अगर इस तरफ झुकाऊंगा, तो शरीर मेरा, सर मेरा बगल में जा रहा है, उसके साथ में मेरा ये हाथ नीचे जा रहा है, तो ये हाथ ऊपर आ रहा है, तो इस हाथ की लेंथ कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है। एक्चुअली कम ज्यादा नहीं होती है, ये ऊपर आ रहा है, वो नीचे जा रहा है। और अब जब बहुत ज्यादा आप करेंगे खड़े होके, आप देखोगे आपका दूसरा वाला पैर भी उठने लगेगा, एक हद के बाद आपका दूसरा वाला पैर भी ऊपर उठने लगेगा। तो एट द सेम टाइम, इन द सेम, ये यहाँ पे वो चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डायरेक्शन, पैर नीचे, सर ऊपर, पैर नीचे, सर ऊपर की तरफ, ठीक है। ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, हमेशा हाथ को इस तरह से रखना है। जब तक आपका हाथ इस तरह से है, जब तक ट्रीटमेंट करने वाले का हाथ इस तरह से होगा, ट्रीटमेंट लेने वाले का हाथ इस तरह से होगा, मिस्टेक्स नहीं होंगी। इसको याद रखिए, क्यों, क्योंकि आगे जो आप पढ़ने वाले हो ना, उसमें ये पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लॉ कौन सा था आपका, नेक्स्ट लॉ था आपका जो आपके जॉइंट्स हैं उनके नंबर्स ऑफ जॉइंट्स का था, बराबर है। तो नंबर्स ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, पैरों में 3 जॉइंट्स होते हैं, हाँ, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट। यहां पे भी पैरों में 3 जोड़ हैं, नीचे के एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट। हाथों में 3 जोड़ होते हैं, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। यहां पे भी 3 जोड़ है, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर। सिंपल है, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर। हाथ को यूं रखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे, यहाँ पे नीचे कौन सा आता है, रिस्ट आता है, बीच में एल्बो आ गया, ऊपर शोल्डर आ गया, ऊपर शोल्डर, बीच में एल्बो, नीचे रिस्ट, जैसे शरीर में ठीक उसी तरह से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला कौन सा था, द लॉ ऑफ सेगमेंट्स। तो 2 हिस्सों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम सेगमेंट्स कहते हैं, बराबर है।
मेरा बाइसेप सेगमेंट से, मेरे फोर आर्म सेगमेंट से कलाई और एल्बो के बीच में, एल्बो और शोल्डर के बीच में मेरे बाइसेप्स सेगमेंट्स होते हैं। बराबर है। तो ये सारी चीजें आपके पूरे जो लॉज हमने देखे कल उनमें आते हैं। इसको एक बार वापस चित्र के साथ देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया आपका कलर के सिद्धांत के लिए, और यही हो गया आपके जो बेंडिंग प्रिंसिपल है उसके लिए। ये आता है आपके जो भी एक्सटेंशंस हैं, 5 एक्सटेंशंस हैं, उसका प्रिंसिपल आ गया। लोकेशंस और सिमिलैरिटी आप जिनको कहते हैं कि पैर बीच में है, हाथ बगल में है, सर ऊपर है, पैर बीच में है, हाथ बगल में है, सिर ऊपर है। ठीक है। उसके बाद में सिमिलरिटी ऑफ लोकेशन, सर ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है। ये भी कल हमने ड्राइंग्स के साथ देखा है ड्रॉ करते हुए। ठीक है। सेम वही चीज है कि अंगूठे को यहाँ पे समझ लो वगैरह, इतना इतना हम समझ सकते हैं, इतना भी लोएस्ट आईक्यू नहीं होता है किसी का। आफ्टर दैट जॉइंट्स देखे हमने, हाथों पैरों के जॉइंट्स कैसे हैं, कहाँ पे है। सेगमेंट्स देखे हमने, सेगमेंट्स में हमने देखिए ये वाला जो है ये आपके जॉइंट्स दिखाता है सारे विथ द नेम ऑफ अ जॉइंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 12 जॉइंट्स के बारे में आपको बताया गया है। जब सेगमेंट्स देखते हैं 16 सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे बाकी के सेगमेंट्स तो हमने समझ लिया, एक सेगमेंट्स यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अलग है। वो कौन सा वाला होता है, तो जिसमें आप डायफ्राम देखते हैं। बराबर है। तो जिसमें आप डायफ्राम देखते हो वो वाला सेगमेंट सिर्फ यहाँ पे अलग होता है। तो वो वाला सेगमेंट कैसे अलग है, तो डायफ्राम कहाँ आता है, शरीर के इस बीचों बीच वाले हिस्से में आता है। ये जो है ये आपका ट्रंक रीजन है। इस ट्रंक रीजन के दो हिस्से होते हैं, इस ट्रंक रीजन के दो हिस्से होते हैं। तो ये ठीक आपके चेस्ट के यहाँ से दो हिस्से कर देता है। एक हो जाता है आपका एब्डोमिनल एरिया और एक हो जाता है आपका चेस्ट का एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे दो सेगमेंट्स हो गए, तो इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह से हाथ पे भी यहाँ पे ये दो सेगमेंट्स होते हैं। तो एक होता है आपका चेस्ट एरिया है, छाती का एरिया जहाँ पे लंग्स एंड आपके हार्ट का एरिया होता है। दूसरा जो है ये आपका एब्डोमिनल एरिया है। ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक इसी तरह से ये पैरों पे भी होता है। फिलहाल हम पैरों की बात नहीं कर रहे क्योंकि पैरों पे ज्यादातर ट्रीटमेंट्स हम न करते हैं, ना हो पाता है। सो हाँ, इसके बाद में मैंने पूछा था और आप लोगों को कहा था कि ये जो है आपको इसकी होमवर्क करनी है। आई होप सो आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, आज का क्लास स्टार्ट होगा यहाँ से, अब आगे का ये करेंगे। कल की रिवीजन अभी हमने कर ली है। ठीक है। सवालों के लिए ऑलरेडी आपके पहले ही हम देख चुके हैं। यहाँ पे तभी किसी ने हैंड रेज किया था, शायद किसी का कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं दिख रहा है अब। मेरा था। जी बोलिए प्रज्ञा जी। जब किस कोई ना मुझे ऐसा हाथ करने का, बार बार ऐसा या ऐसा। आपकी आवाज और वीडियो दोनों ही बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसे करने का और ऐसे ऐसे करने का। हाँ। तो इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रही हैं। लाइक दिस फिंगर्स मोड़ने के। हाँ। लाइक दिस। हाँ। एंड लाइक दिस। उससे उससे क्या होता है? उससे कुछ होता है क्या? अच्छा, उससे कुछ होता है क्या एक्यूप्रेशर में एज एक्सरसाइज रहे हैं? हाथों को यूं करने से और यूं करने से नहीं, डेफिनेटली मैंने अभी तक तो नहीं ये देखा है। अगर हो सकता है किसी ने बताया होगा, किसी ने ट्राई किया होगा तो डेफिनेटली हो सकता है, अगर किसी ने आपको उसके रीजंस बताए हो तो। लेकिन न मैंने आज तक किसी को पढ़ाया है, न मैंने आज तक किसी को पढ़ाते हुए देखा है फिंगर्स को एक दूसरे में फंसा के। नहीं, मैंने नहीं आज तक देखा। हाँ, अगर ये ऐसा करने पे आपको आराम लगता होगा तो शायद माइट भी कुछ होता होगा, लेकिन पता नहीं।
मैंने नहीं आज तक ट्राई किया। हाँ ये पता है, रामदेव बाबा जो बताते हैं आपको, या ये भी आई कैन टेल यू द साइंस बिहाइंड दैट। जो चीजें मुझे पता है उस, अब इसका मैं साइंस बता सकता हूँ। ये सारे जो है आपके कॉस्मिक रिसीवर्स है, कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव करते हैं, और जब आप नाखूनों पे नाखून को घिसते हो तो एक आपका करस्पॉन्डेंस सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इनसे करस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो उसमें ये सारे के सारे आपके सर के करस्पॉन्डेंस होते हैं। आगे आएगा, जम्बलिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए अभी उसके बारे में नहीं ज्यादा बात करूंगा। तो डेफिनेटली ये आपके ब्रेन के एरिया के लिए काफी अच्छा होता है, ये कर सकते हैं। ये वाले मैंने आज तक नहीं देखे हैं, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में नहीं कोई जानकारी है। क्योंकि चीजें वो पता है जिनके पीछे कुछ साइंस है, उसके पीछे भी कुछ होता होगा शायद, यहाँ पे भी प्रेशर्स देने से कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन उसके लिए जिसने किया होगा वो कोई व्यक्ति हो तो वो बता सकेगा ज्यादा अच्छे से। ठीक है। साध्वी जी आपका कैमरा चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी के बॉडी ऑर्गन्स, इनके बॉडी में लोकेशंस कहाँ पे हैं, इनकी ट्रीटमेंट्स वहां से कैसे कहाँ से होती है, इन सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल के लिए। हम जेल पेन यूज करेंगे। पहले हम उन चीजों को हाथों पे ड्रॉ करेंगे, उन लोकेशंस को हाथों पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाथों पे इन चीजों को ड्रॉ करने से पहले हम अच्छे से समझ लेंगे कि इनको लोकेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका शरीर है जो बाहर से दिखता है। बगल में दूसरा एक चित्र है जो आपका एक्चुअल शरीर है जो अंदर से दिखता है, और तीसरा एक डायग्राम है यहाँ पे जो ये दिखाता है कि आपका शरीर सुजोक में किस तरह से है। ठीक है, तो ये 3 इमेजेस हैं अलग अलग। फर्स्ट ये है हम आप बाहर से जो दिखते हैं। सेकंड ये है कि जो हम एक्चुअल अंदर से कैसे हैं, आपके बॉडी पार्ट्स, आपके ऑर्गन्स कहाँ पे हैं, कैसे है, कैसे किया गया है। और थर्ड वाला ये है यहाँ पे उन ऑर्गन्स को कैसे लोकेट किया जाता है। हाथों पैरों को हमने अच्छे से समझ लिया, रिस्ट जॉइंट कहाँ पे है वो देख लिया, एल्बो जॉइंट कहाँ पे है वो देख लिया, शोल्डर जॉइंट कहाँ है वो देख लिया, हिप जॉइंट कहाँ है वो देखा, नी जॉइंट कहाँ है वो देखा, एंकल जॉइंट कहाँ पे है वो देख लिया। राइट, तो इनको देख चुके हैं हम। चेहरे को देखेंगे, बाकी के हिस्सों को शरीर के उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो अब इन सब की तुलना करेंगे। अब इन ऑर्गन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। पीछे किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं तो उनके मराठी या हिंदी नाम भी बता दिया करें। तो सारे के सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या सारे के सारे नामों को बताना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जैसे बता रहा हूं यहाँ पे उसको नोट डाउन करते चलिए। लेकिन जब आपको लगे कोई चीज नहीं समझ में आ रही, उसको अलग से नोट डाउन कीजिए। एक वर्ड्स का एक कॉलम बना कर रखिए, जो वर्ड्स नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, अगर मेरे पास उसका ऑप्शन हुआ तो बता दूंगा, अदरवाइज सिंपल सा है, आप उसको अलग से कर लीजिए, बाद में उसको गूगल कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो अब इन अलग अलग सिस्टम्स को यहाँ पे देखेंगे। शरीर का आगे का हिस्सा देखेंगे, शरीर का पीछे का हिस्सा देखेंगे, कौन से ऑर्गन्स कैसे कहाँ पे आते हैं उनको देखेंगे, हाथों पे कहाँ है, पैरों पे कहाँ है उनको देखेंगे सबको। इन सबको देखने से पहले जो एक छोटा सा यहाँ पे हमें बदलाव देखना है कि डायफ्राम के बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारे ट्रंक रीजन के 2 हिस्से करता है। डायफ्राम ट्रंक रीजन के 2 हिस्से करता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम इसको हाथों पे कैसे देखा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसको भी समझेंगे, आगे बढ़ेंगे समझते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गन्स के लोकेशंस को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन के लोकेशंस को आप समझ लोगे तो बाकी की चीजें आपके शरीर में कहाँ पे क्या हो रहा है ये कम से कम समझ में आएगा कि अगर इस तरफ दर्द है तो क्या है, इस तरफ दर्द है तो क्या है, बीचों बीच है तो कौन सी चीज है, बैक साइड में पेन हो रहा है क्या हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल में क्या है, अपर एब्डोमिनल में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी
और ये समझ में आएगा कि कौन से ऑर्गन के लिए कहाँ पे कैसे देखना है, कैसे किसकी कहाँ से ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है। तो देखेंगे अभी एक एक करके सारे ऑर्गन्स को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है। मोस्टली अब आप लोगों को पता है चेस्ट के ऊपर की तरफ डायफ्राम से, अच्छा यहाँ पे जब ऑर्गन्स के बारे में आप स्टडी करते हो एक्यूप्रेशर में, तो दो तरीके के ऑर्गन्स को यहाँ पे याद रखना या समझना जरूरी होता है। पहला होता है डायफ्राम से नीचे के ऑर्गन्स, दूसरे होते हैं डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन्स। डायफ्राम कहाँ होता है? जैसे ही आपकी छाती खत्म होती है, छाती जैसे ही खत्म होती है, आपकी ये बीच वाले बोन्स जहां खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे आप हल्का सा दबाव देंगे तो एक हल्का सा पेन मिलेगा, बहुत जोर से दबाव नहीं देना है, हल्का सा सिर्फ फिंगर रखना है। यहां से डायफ्राम शुरू होता है और ये बगल में सीधा चला जाता है आपके। ठीक है। डायफ्राम कहाँ से है, कैसे है? तो यहाँ पे देखिए ये दो चित्रों में फर्क क्या दिख रहा है आपको? मुझे यहाँ पे लंग्स दिख रहे हैं दोनों, मुझे यहाँ पे हार्ट दिख रहा है, मुझे लीवर दिख रहा है, मुझे स्टमक दिख रहा है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है, मुझे स्प्लीन दिख रही है, और मुझे यहाँ पे पैनक्रियास दिख रहे हैं। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, ये जो बड़ा सा पाइप गया है यहाँ पे नीचे तक, ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, और उसके बीच में ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन अगर यही चित्र में यहाँ पे देखूं तो सारी चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी सेम सेम है। देखिए ये लंग्स हो गए आपके दोनों, फेफड़े, लंग्स हो गए आपके दोनों, इनको मराठी में कहते हैं फुफ्फुस। ठीक है। तो ये दोनों फुफ्फुस हो गए, लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए आपके। इन दोनों के ठीक बीचों बीच यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है हार्ट। ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? ये हार्ट है आपका। ठीक है। अब ये जो बड़ा सा ऑर्गन यहाँ पे दिख रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हुआ, ये वाला क्या है? ये है आपका लीवर। ये क्या है? ये लीवर है आपका। यहाँ पे भी ये बड़ा सा ऑर्गन जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये आपका लीवर है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लंग्स और लीवर के बीच में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप लंग्स और लीवर के बीच में यहाँ पे कुछ अजीब सा ये दिख रहा है, एक बीच में ये थैली नुमा, ये कुछ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको। हाँ ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ तो एक हिस्सा दिख रहा है, एक वॉल जैसा है, एक थैली जैसा है, जो बीच में ही आ गया है। हार्ट और लंग्स ऊपर रह गए, लीवर नीचे रह गया, और बीच में ही ये यहां से यहां तक पूरा आया हुआ है। तो ये क्या है? दिस इज जस्ट लाइक अ कंपार्टमेंट। ये एक बीच में एक अवरोध पैदा करता है, जिसकी वजह से ऊपर के ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं, नीचे के ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं, और ये बीचों बीच एक पतली सी वॉल होती है। वॉल मतलब दीवार जैसा, ये पतली सी वॉल होती है। वॉल वो वाला वॉल नहीं, हार्ट वाला वॉल नहीं, तो ये यहाँ पे एक दीवार जैसा होता है, एक पर्दे जैसा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है? जैसे आप किसी बड़े ऑफिस में जाते हो, या किसी बड़ी इंडस्ट्री में, या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हो, तो वहां पे देखते हैं आप वर्कर्स की लेवल्स होते हैं अलग अलग, काम करने वालों के अलग अलग लेवल्स के हिसाब से अलग अलग ऑफिसेस, अलग अलग एरियाज होते हैं। जो जो फैक्ट्री एरिया होता है वो अलग होता है, जहाँ पे सब रॉ मटेरियल आता है, काम चलता है, गर्मी होती है, पसीना होता है, आवाज होती है, शोरगुल होता है, जहाँ पे काम करना ज्यादा रिस्की होता है। तो ये वाला कौन सा होता है? वर्किंग एरिया होता है, वर्कर्स का एरिया होता है, फैक्ट्री एरिया जिसे कहते हैं, ये डिफरेंट होता है। मैनेजमेंट वालों का एरिया अलग होता है, वो इनसे थोड़ा अलग होगा, वहाँ थोड़ी शांति होगी, थोड़ा ठंडक होगा, थोड़ा सब वेल एस्टेब्लिश होंगे, सबके कपड़े अच्छे होंगे, सब वहाँ पे ऑफिसर्स सारे बैठते हैं, वो अलग होता है। और एक होता है जहाँ पे आपके सीईओज बैठते हैं,
मेन मैनेजर्स जहाँ पे बैठते हैं, सीईओज जहाँ बैठेंगे आपके, उस ट्रस्ट मतलब वो जो कुछ भी हो, कंपनी हो, उस कंपनी के फाउंडर्स हो गए, एचआरस हो गए, ये सारे लोग हो गए, जो बड़े बड़े होते के लोग हैं, वो एकदम टॉप वाले फ्लोर पे बैठते हैं। वहां का केबिन्स भी अलग होंगे, वहां पे खाने पीने की सुविधाएं अलग होंगी, वहां पे हर एक चीज जो है बाकी की चीजों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग हिस्से होते हैं, जहाँ पे काम के हिसाब से, उनके काम की जिम्मेदारियों के हिसाब से, उनके कामों के हिसाब से, उनके इम्पोर्टेंट के हिसाब से, उस कंपनी में उनके क्या इम्पोर्टेंट्स हैं, इनके हिसाब से उनको अलग अलग जगहें दी गई है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे ये कहीं नहीं है कि कोई भी ऑर्गन कम इम्पोर्टेंट है या कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक उसी तरह से अगर आप ये समझे कि आपका ये शरीर जो है एक कबर्ड है। ये शरीर जो है, ये समझ लीजिए आपका एक कबर्ड है, एक कोई कोई कबर्ड है, ये आपका कोई कबर्ड को हम क्या कहते हैं हिंदी में, कोई अलमारी है ये आपकी। कोई कपाट है आपका, कोई अलमारी है आपकी। तो वहां पे भी देखिए, जो रोजमर्रा के कपड़े पहनते हैं आप, उसको अलग रखा जाता है, बराबर है। आपके जो घर के कपड़े होते हैं उसके लिए अलग ये होता है, जो ऑफिस के कपड़े होते हैं वो अलग रखते हैं, जो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह बाकी की चीजें होती है वो अलग जगह रखी जाती है, जो आपके पार्टी वेयर्स होते हैं उनको आप अलग से संभाल के रखते हो, जो आपके शादी के कपड़े होते हैं या जो आपकी खुद की शादी के कपड़े वगैरह हैं, जो जिंदगी में एक ही बार पहनते हो आप, फिर कभी पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ऐसी चीजें जो है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया होता है आपने, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, उसको रेगुलर नहीं पहन के घर में बैठ सकते आप, ठीक है, वरना लोग पागल समझेंगे। तो वो जो कपड़े होते हैं उनको इस्त्री वगैरह करके सब अच्छे से संभाल के, सालों तक संभाल के उनको अलग से रखे हुए होते हैं। तो जैसे वहां पे आप अरेंजमेंट्स करते हो हर एक चीज के, अलग 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 अलग, ये वाला उसमें मिक्स ना हो, वो वाला उसमें मिक्स ना हो, हर के इम्पोर्टेंट्स अलग होते हैं। हाँ, आपके इनर गारमेंट्स हो गए, उनके इम्पोर्टेंट्स अलग होते हैं, आपके आपके पैजामाज हो गए, आपके बाकी के लोफर्स वगैरह, ये वो जो भी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, बमुडास, टी शर्ट्स, वो अलग रहेंगे, शर्ट पैंट्स अलग रहते हैं, आपके यूनिफॉर्म्स अलग रहते हैं। तो जैसे उनको वहां पे हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक इसी तरह से आपके शरीर में भी इन सारी चीजों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वर्क, एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ, मुझे शरीर के हिसाब से उनकी क्या वह इम्पोर्टेंस है, सारी चीजें इम्पोर्टेंस है। कोई भी एक भी ऑर्गन, आपके बॉडी का एक छोटा सा सेल भी ऐसा नहीं कि जो आपको बिना कारण दिया गया है उसको निकाल के बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो डॉक्टर्स आपको बता देते, नहीं इसका कुछ यूज नहीं, इसको निकाल के फेंक दो। अपेंडिक्स कोई यूज नहीं है कुछ, उसको निकाल के फेंक दो। टॉन्सिल्स कोई यूज नहीं है, उसको निकाल के फेंक दो। गॉल ब्लैडर कोई यूज नहीं है, निकाल के फेंक दो। ओवरीज हो गई, बच्चेदानी हो गई, कोई जरूरत नहीं है, निकाल के फेंक दीजिए। भगवान ने आपके शरीर में कोई भी चीज ऐसी नहीं दी है जो अनवांटेड है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आपके शरीर में नहीं, बाहर ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं बनाई है कि बस यूं ही टाइम था मेरे पास तो मैंने एक चीज बना दी, उसका कुछ यूज नहीं है। मेरी मेरी उन सभी से शर्त है मेरी, मैं अपनी मतलब मैं कभी ये नहीं करता हूं, लेकिन अब पिछले महीने भर से जो सारी चीजें मैंने देखी पिछले महीने 2 महीने में, तो मैं शर्त लगाता हूं आपसे, आप मुझे एक चीज ऐसी लाके दिखा दीजिए कि जिसका कुछ इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई काम की नहीं है, कोई भी चीज हो। एक्यूप्रेशर को साइड में रख दीजिए, इस शरीर को साइड में रख दीजिए, इसके अलावा आप कोई भी चीज ढूंढ के लेके आइए और मुझको दे दीजिए कि सर इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है, मैं उस दिन से एक्यूप्रेशर छोड़ दूंगा। तो बाहर का तो छोड़ दो, आप कचरे को भी उठा लो, उसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा। अब गटर में के पानी को भी उठा लो, उसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा। इन द सेम वे आपके शरीर में भी कोई भी चीज ऐसी दी ही नहीं है ऊपर वाले ने कि जिसका कुछ इस्तेमाल नहीं है। जिस अपेंडिक्स को कहते थे इसका कुछ यूज नहीं है, टॉन्सिल्स को कह देते हैं इसका कुछ यूज नहीं है, तो बनाने वाला बेवकूफ था, उसने ऐसे ही बना के लगा दिया है वहां पे, कुछ काम धंधा नहीं था उसको।
वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट या वर्ल्ड की कोई भी लैब या कोई भी बड़े से बड़ा देश हो, इस शरीर जैसी दूसरी चीज नहीं बना सकता। तो चाहे कितना भी माइक्रो से माइक्रो इंजीनियरिंग कर ले या कुछ भी कर लो, हाँ आप उस तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप अभी भी हजारों लाखों सैकड़ों साल दूर हो। सैकड़ों साल नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा, बहुत दूर हो। ये जो बॉडी इंजीनियरिंग करके दे दी है ना आपको, जो खुद का खुद को रिपेयर करती है, ये वन एंड ओनली ऐसी एक मशीन है जो खुद में आए हुए किसी भी गड़बड़ी को खुद से ठीक करती है। बस शर्त यह है कि आप उसको और खराब करने पे न तुले हुए हो। आप अगर खुद को और ज्यादा डैमेज करने पे नहीं तुले हुए होंगे तो इसको आप कहीं से भी नहीं खराब कर सकते हो। शरीर में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो अनवांटेडली आपको दिया गया है। बस शर्त यह है कि वहां पे उनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, वहां पे उनकी कोशिशें खत्म हो जाती है। उनको कुछ एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, उनको सिखाते समय ही ये बताया गया है कि इसका कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए, स्वेल्ड हो जाए, पेन होने लगे, इसके वजह से कोई भी दूसरी तकलीफ होने लगे, तो इसको काट के निकाल दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई इलाज नहीं है। ये मॉडर्न साइंस है। अब जो आपका 5,000 सालों का इतिहास है, आपके ऑर्गन्स का जो इतिहास है, आपके पास जो होम रेमेडी है, जो पिछले मतलब जो जिसने पूरी दुनिया को उनकी उनकी होम रेमेडीज दी है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में दी है। आपको चाहिए आप वहां से पढ़ सकते हो, छोटे बच्चों की किताबों में से पढ़ सकते हैं। टॉन्सिल्स क्यों दिए गए हैं? मुंह का छिद्र है आपको। आपके अपेंडिक्स क्यों दिए गए हैं? नीचे से आपके एनस होल से, आपके गुदा द्वार का वो मुख है। शरीर के दो महाद्वार होते हैं, एक ऊपर होता है जहां से आप भोजन करते हैं, और एक नीचे होता है जहां से आप मल त्याग करते हो। इन दोनों द्वारों में से किसी भी तरीके का कोई भी, जो भी आप सांस ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, आप मुंह से सांस ले रहे हो, आपके खाने पीने में या किसी भी चीज में कुछ भी अगर इन्फेक्शियस अंदर जाता है, तो ये चीजें यहाँ पे है उन चीजों को वहां पे रोकने के लिए, आपके बॉडी को फाइट बैक करने के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये दो टॉन्सिल्स यहाँ पे लगा रखे हैं। यूं ही नहीं दिया हुआ है उसको वहां पे, ऐसे कुछ समय नहीं था चलो लगा दिया टॉन्सिल्स, बिठा दिया उसको, ऐसे ही नहीं है। तो वो द्वार पे लगा के रखा है, वहां पे उस महाछिद्र पे लगा के रखा है। सो वट एवर यू आर ईटिंग, वट एवर यू आर हैविंग, आप जो भी अंदर लेते हो उसमें अगर कुछ भी इन्फेक्शियस है, ये तुरंत अलर्ट करेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपके गुदा द्वार में से, अगर आपके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में से अगर कोई चीज अंदर की तरफ आती है, या वहां पे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बनता है जो आपके शरीर की तरफ जाने का कोशिश करता है, तो वहां पे अपेंडिस्क है। जैसे यहाँ पे टॉन्सिल्स है, वहां पे अपेंडिस्क है। वो वहां पे उस जिस वो जो कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होगा उसको मारेगा, उसको दबाएगा, उसको वहां से हटाएगा। जब ये दोनों जगह है, आप बहुत ज्यादा अत्याचार इन पे करते हैं और बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, और ये वहां के इन्फेक्शंस को पकड़ पकड़ के मार मार के जब थक जाता है, या इन्फेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि इनसे वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, इन दैट केस ये उसको पकड़ लेते हैं। ये पकड़ लेते हैं, उसको अपने पास जमा कर लेते हैं, और जहां पे भी इन्फेक्शन जमा होता है वहां पे स्वेल्ड होगा। जब तक वो उसको खत्म नहीं कर देंगे, वो उसको पकड़ के जमा करके उसको रखेंगे। और फिर ऐसे सिचुएशंस में आपको यहाँ पे और आपके अपेंडिक्स में स्वेलिंग्स होती है। इसका सीधा सीधा ये होता है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बुरी है, उसको सुधारिए। आपके शरीर को और ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है, उसको वो मदद कीजिए ताकि आपके टॉन्सिल्स और अपेंडिक्स जैसी चीजें उससे फाइट बैक करें। गॉल ब्लैडर निकाल के रख देते हैं, क्यों निकाल देते हैं? खराब हमने ही किया है, डॉक्टरों ने नहीं किया है, बराबर है, खराब आपने ही किया है। आपकी ही हरकतों के वजह से, आपके ही गलत लाइफस्टाइल की वजह से वो खराब होते हैं। अब उनको निकालने की जब बारी आती है, तो क्यों निकाला जाता है? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऑपरेशन करके भी उसमें से उसको बाहर नहीं निकाल सकते। वो यूं होता है, वो किडनी की तरह ऐसे सीधा खुला हुआ नहीं कि आपने यहाँ से पाइप डाली और उसको वहां से निकाल के बाहर कर दिया। वो यूं होता है। हम्म। नाशपाती का फल जिसे कहते हैं, अब उसके साइज का होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
आप लोग चाहे तो यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं। ये स्क्वायर में यहाँ पे जो छोटा सा ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है वो होता है, या यहाँ पे इस ग्रीन के अंदर जो दिख रहा है ये है गॉल ब्लैडर आपका, जो यूं होता है, नीचे की तरफ होता है। तो उनके पास कोई चीज ही नहीं जो यहाँ से अंदर जाए और गॉल ब्लैडर में से आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बाहर निकाले। उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है जो उन स्टोन्स को वहां पे गला दे, और पॉसिबल ही नहीं है उनको। एक्यूप्रेशर से आप वो बहुत आसानी से कर सकते हो, सैकड़ों पेशेंट्स के कर चुके हैं हम सक्सेसफुली। किडनी स्टोन्स सक्सेसफुली आप रिमूव कर सकते हो, मैंने परसों ही सारे ग्रुप्स में शेयर किया था। यहीं पे पुणे के ही हमारे थेरेपिस्ट हैं जो अभी सेमेस्टर्स में हैं, सीख रहे हैं। उन्होंने यहाँ से बैठे बैठे यूएस में, उनका एक पेशेंट थे, उनको सिर्फ उन्होंने गाइड किया कि ये ऐसा कर लो, ये मेथी पट्टी लगा लो, ये कलर लगा लो, ये कर लो, और वो स्टोन पूरा का पूरा बाहर उनका निकल आया, पेन्स रुक गए। काफी सारे डिटेल में चाहिए तो मैं उसको वापस एक बार शेयर कर दूंगा फेसबुक पे, या इस पे आप लोग देख सकते हैं। बताने का कारण क्या है, शरीर में यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो विदाउट एनी रीजन दी हुई है। आपके शरीर में एक सेल भी नहीं है जो निकाल के बाहर फेंकने के लिए है कि जिसका कुछ इस्तेमाल नहीं है। अब मॉडर्न मेडिसिन कहते हो, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, सॉरी टू से। सर्दी खांसी ठीक करने की आपके पास दवा नहीं है। सर्दी खांसी की दवा जब बच्चों को पिलाते हैं आप या खुद के लिए लेते हैं, शरीर आपका सुस्त पड़ जाता है, आपको सोने की इच्छा होती है, आप सोते हो, डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। और आप जब सोते हैं तो आपका खुद का शरीर आपके उन बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स या बाकी की चीजें लेके कुछ नहीं होता। छोटे बच्चों को पेट साफ करने की दवाइयां दी जाती है, इससे भयंकर कोई भी चीज नहीं होती आपके बच्चों के लिए। बच्चों का पेट साफ करना है आपको, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, पीढ़ियों से चला आ रहा है हमारे यहाँ, पीढ़ियों से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे। आप में से भी सबके घर में होता होगा, सैटरडे संडे को छुट्टी होती है बच्चों को, सैटरडे नाइट को सोते समय उनको बस 1 चम्मच आपको एरेंडेल का तेल पिलाना है। 1 चम्मच तेल पिलाते ही दूसरे दिन सुबह पूरा पेट पूरा एकदम अंदर से इंटेस्टाइन सारे, पardon? सारी की सारा सब कुछ साफ हो जाता है। ये मेडिसिन कितनी खतरनाक होती हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये मेडिसिन जो आप बच्चों को खिलाते हैं पेट साफ करने के लिए इतनी भयंकर हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो अंदर आपके पेट में, बच्चों के पेट में जाके वो क्या क्या कमाल दिखाती हैं। सो कीप अवे फ्रॉम दैट। आप भी दूर रहिए, अपने बच्चों को भी दूर रखिए। बहुत सारी चीज है। हरड़ करके एक फल होता है, वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, वो आपके पेट में की कीटाणुओं को मारने के लिए अच्छा होता है। बहुत सिंपल होता है। समान मात्रा में गुड़ लीजिए, उसमें उसको मिक्स कीजिए, एक छोटी सी गोली बनाइए, उसको खा लीजिए। उसको खाने के बाद आगे ले 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। बेटर है रात को खा के सो जाइए, सुबह तक पूरा पेट साफ, सारे जितना भी अंदर कीड़े मकोड़े जो भी होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। घर में होते हैं आपकी ये सारी चीजें। तो ये दवाइयों से दूर रहिए, पेन किलर्स। एक शराब पीने वाला, एक सिगरेट पीने वाला या दूसरा कोई भी नशा करने वाला उतना ही खतरनाक होता है जितना आप पेन किलर्स करते हैं। अगर वो लोग बुरे हैं तो वो आप भी उतना ही गलत कर रहे हो जो चाय पी रहे हो, आप भी उतना ही गलत कर रहे हो जो कॉफीज पी रहे हो। ये आपके यहाँ का नहीं है। आपने अपना अन्न छोड़ दिया, आपने अपने काढ़े छोड़ दिए, अपने अपने अपना पानी छोड़ दिया और दूसरों का स्टार्ट कर दिया, यहाँ से सब कुछ होगा। यहाँ से सारी गड़बड़ियां होती है। अब जहां रह रहे हैं, अब जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहां पे उस हिसाब से भोजन करना चाहिए। जैसे भी आपका आता है और नहीं आता उसको समझिए, सीखिए, उस हिसाब से करना चाहिए। भोजन बनाने वाले की मानसिकता से लेके भोजन करते समय तक की मानसिकता इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए खाना खाते समय सिर्फ भोजन में ही आपका ध्यान होना चाहिए। पूरा कंसंट्रेशन आपका अपने फूड पे होना चाहिए। उसका रंग क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसका स्वाद क्या है। जिस किसी ने इतने घंटे लगा के आपके लिए वो चीजें बनाई हुई हैं तो कम से कम एक बार उसकी तरफ ध्यान से देख तो लीजिए। जब आप उसको देखते हैं तब आपके मुंह में वो सिक्रेशन तैयार होता है, उसके रंग के हिसाब से सिक्रेशन होते हैं। यहाँ पे एक एक से स्कैनर लगे हुए हैं, आपको कहाँ पे कौन सा ऐसी चीज मिलेंगी।
आप आंखों से देखते हैं, उसके रंग के हिसाब से आपका सलाइवा स्टार्ट होता है। आप उसको स्मेल करते हैं, उसके स्मेल से आपके मुंह में सलाइवा बनता है, पानी आता है ना। जब कोई फूड, टेस्टी फूड देखते हो, आप सूंघते हो, बगल वाले के घर में आपकी मन पसंदीदा कोई चीज बन रही होगी, आपको हलवा पसंद है घी वाला, बगल वाले के यहाँ पे रवे में, घी में रवा भूंज रहे, स्मेल आएगी, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, अरे किसी यहाँ तो हलवा बन रहा है। तो ये क्या होता है, ये सेंसर्स लगे हुए हैं आपके कि जो कुछ खाओगे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होना चाहिए, समय पे खाइए, लोकल जो भी है आपका फूड, जो आपका ये है उसको खाइए, सीजनल खाइए, और एक समय पे एक ही फल खाना है, वो मिक्स वाला नहीं। हाँ, मिक्स फ्रूट, मिक्स फल, मिक्स जूस नॉनसेंस है। एक कुछ तो लीजिए, बनाना खा रहे हो तो फिर बनाना ही खाओ, ऑरेंजेस खाने ऑरेंजेस खाओ, मैंगो खाना है मैंगो खाओ, उनके सीजन के हिसाब से। बारिश का सीजन इस समय चल रहा है, काले जामुन का सीजन है, डायबिटीज वालों के लिए ये सीजन जो है अमृत का सीजन होता है। जितना हो सकता है उतने जामुन खाइए, जो गुठलियां बचेंगी उसको संभाल के छाव में, सावली में, उसको घर के अंदर कहीं न्यूज़पेपर वगैरह पे रख के उसको सुखाइए, सूखने के बाद उसकी पेस्ट बनाइए। जब जामुन का सीजन नहीं होता है उस समय पे यही पेस्ट बस पानी में घोल के पीना है, डायरेक्ट नहीं लेनी है, डायरेक्ट नहीं फाँकना है, सांस में तकलीफ हो सकती है, अगर चिपक गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसको सिर्फ पानी में, गुनगुने पानी में मिक्स करके उसको लेना है। कोई कोई मेडिसिन या बाकी की किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है। आपका लाइफस्टाइल सुधार लो, ऑटोमेटिकली देखिए सारी बीमारियां दूर हटते चले जाएंगी। आपके डॉक्टर्स खुद आपकी मेडिसिन कम करेंगे। चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको समझना और करना ज्यादा जरूरी है। इसका अंग्रेजी नाम मुझे नहीं पता है, शायद अगर किसी को पता हो एरेंडेल के तेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। या सेम मैं तभी जो कहा था वही कहूंगा, मोहम्मद जी, डू द गूगल, एरेंडेल का तेल हम लोग यहाँ पे, कैस्टर ऑयल, हाँ राइट, कैस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल कहते हैं, सॉरी सॉरी, मुझे पता था। हो जाता है, सारी चीजें हमेशा ध्यान में नहीं रहता। थैंक यू सो मच। हाँ, कस्टर ऑयल कहते हैं, इससे इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहीं पे भी आपको, आपके घर में ही होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हर संडे में लीजिए, हर 15 डेज में एक सैटरडे डिसाइड कीजिए, संडे को छुट्टी हो तो, नहीं तो पता लगा आप संडे को वर्किंग कर रहे हो, मैंने बोला इसलिए पी लिया, ऐसा नहीं। जिस दिन आपकी छुट्टी है उसके एक दिन पहले शाम को इसको ले लेना है, हर 15 डेज में। आप ले सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, सुबह पूरा पेट खाली होगा, एक बार दो बार तीन बार जाना पड़ेगा, अच्छे से पेट खाली हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए छोटा टी स्पून, बड़े लोगों के लिए बड़ा टेबल स्पून, सिंपल सा ये है। डाइनिंग डाइनिंग टेबल स्पून नहीं लेना है, अलग स्पून के साइज भी अलग अलग होते हैं, उसको अच्छे से समझ के कीजिएगा। पहले शुरुआत थोड़ा थोड़ा से कीजिए, जिनको नई हैबिट है, हम लोग बचपन से ले रहे हैं, हमको हैबिट है, जिनको हैबिट नहीं है वो थोड़े थोड़े से शुरुआत कीजिए इसकी। ठीक है, सो दिस इज अ डायफ्राम, डायफ्राम की बात कर रहे हैं। इसको भी यहाँ पे क्यों दिया है, उसके इंपॉर्टेंट्स हैं वो। ये क्या करता है, ये वहां पे बीच में एक दीवार बनाता है कि आपके इस नीचे के एरिया का, ये इसलिए बताना ये सारा जरूरी था क्योंकि बहुत दुख होता है, लोग जब यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए और बताते हैं ये निकाल दिया वो निकाल दिया, जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। ठीक है, तो ये नीचे का क्या है, ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। नीचे की तरफ ये जो भी दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी चीज इन्फेक्शियस होती है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये इन्फेक्शन यहाँ से आसानी से ऊपर आपके लंग्स की तरफ या आपके हार्ट की तरफ बढ़ सकता है, अगर डायफ्राम नहीं हो तो। लेकिन वही अगर डायफ्राम है तो यहाँ से अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो वो इस वॉल के वजह से इसके अंदर ही रह जाता है, ये आपके लंग्स तक या हार्ट तक नहीं पहुंचता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिक्योर होते हैं, ये इसका फर्स्ट बेनिफिट होता है। सेकंड इसका क्या ये है, तो हर एक ऑर्गन की, जैसे मैंने कहा कि एसीज लगे होते हैं, कारखाना आपका कैसा होगा, गर्म होगा, पसीना होगा, वहां पे उमस होगी, काम हो रहा है, हार्ड वर्क हो रहा है, वहां पे वहां का टेम्परेचर अलग होगा। मैनेजमेंट कोटा वालों का अलग होगा, जो एकदम सीईओज वगैरह हैं वहां का टेम्परेचर एकदम चिल्ड होंगे, एसीज हो गए। आप वहां पे पैर रखोगे ऐसा लगेगा अरे घर से थोड़ा कंबल वंबल लेके आया होता तो ठीक रहता, बिकॉज यू डोंट हैव हैबिट, आपको आदत नहीं है। लेकिन उनको उसी माहौल में रहने की आदत है, वो आपके वर्किंग एरियाज में आ जाएंगे
तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से शरीर में भी हर एक ऑर्गन की अपनी अपनी जगह है, अपने अपने कामों के हिसाब से, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके लोकेशंस, उनके इम्पोर्टेंस है। कोई भी छोटी सी भी चीज ऐसी नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो इतना सा मांस का टुकड़ा भी हो शरीर में से निकलना हो तो वो नहीं निकालना है। इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल डायफ्राम की बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर यहाँ की हीट अलग होती है, शरीर के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एरियाज की अगर वहां की हीट अलग होती है, तो यहाँ की हीट अलग है, यहाँ की गर्मी अलग है। और ऊपर के तरफ की मतलब कहाँ पे, हार्ट और लंग्स जो है आपके, इनकी जो है इनका वेदर थोड़ा अलग होगा। हम्म, ये 24/7 काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी कब काम करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी तब काम करती है जब आप उसको कुछ काम देते हो। जब कुछ काम देते हो मतलब कि जब आप कुछ खाओगे पियोगे तभी वो वर्किंग स्टार्ट करता है, बराबर है, तभी वो पचाना ये करना स्टार्ट करता है। बाकी सब सिर्फ साफ सफाई करके वो लोग वेट करते रहते हैं कि अब ऊपर से कुछ तो आने वाला है, और जैसे ही आएगा अपन डाइजेशन को स्टार्ट कर देंगे। उनका टेम्परेचर अलग होता है, उनका काम अलग होता है, जब काम मिलता है तभी काम करते हैं वो लोग। लेकिन जो हार्ट है, जो लंग्स है आपके, ये वैसे हैं क्या? चलो मैं आज आधा घंटा में आज सांस नहीं लेना चाहता, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट आप सांस रोक पाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करते हो योगा वगैरह की तो 3-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। सांस रुक जाएगी, बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, ब्रेन तुरंत डेड हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बंद, ब्रेन खत्म। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बंद, हार्ट खत्म। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बंद, सारे सेल्स, टिश्यूज ऐसे टप 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 मरना स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक सेकंड में लाखों न्यूरॉन्स और सेल्स और बाकी की चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। जरूरी है कि इसका 24 घंटे काम करते रहना। आप सोते भी रहते हो, वो ब्रीदिंग चालू रखता है अपनी। हार्ट आपके पैदा होने से लेके आपके मरने तक 24/7 डम 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 काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, बराबर है। हम्म, तो उसका अपना एक टेम्परेचर होता है। तो इनको कूलिंग रखने के लिए, इसको शांत रखने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए वहां पे वो सारी चीजें वैसी मैनेज करनी होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम बॉडी की होम्योस्टैसिस सिस्टम कहते हैं। एक छोटे से छोटे सेल्स की भी अपना एक टेम्परेचर होता है, वो भी मेंटेन वहां पे करना पड़ता है। आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स के अलग टेम्परेचर होते हैं, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन के अलग टेम्परेचर्स होते हैं। आपकी किडनी का टेम्परेचर अलग होगा, यूरिनरी ब्लैडर का टेम्परेचर अलग होगा, स्टमक का अलग होगा, लीवर का अलग होगा, स्प्लीन, पैनक्रियास के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। हर एक का अपना अपना टेम्परेचर अलग होता है। आपके शरीर में फ्लो होने वाले ब्लड का अपना टेम्परेचर अलग होता है। दिमाग का अलग टेम्परेचर होता है। कहते हैं ना, बिना काम के मेरा दिमाग गर्म मत करो। मीन्स क्या होता है, इसको ठंडा रहना अच्छा होता है। हाँ, आयुर्वेद में एक छोटी सी कहावत है, पैर गर्म, पैर हमेशा गर्म होने चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, लेकिन गर्म होने चाहिए। जलन होना अलग चीज होता है, गर्म होना अलग चीज होता है। तो शब्दों को समझिए। तो पैर गर्म होने चाहिए, पेट नर्म होना चाहिए, दबाने पे दबना चाहिए, अंदर तक दबना चाहिए। तो पेट नरम, और सर कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। दिमाग गर्म हो या सर गर्म हो अच्छी बात नहीं होती। आइस पैक रखना पड़ता है अदरवाइज उसको ठंडा करने के लिए। सो ये सो कॉल्ड सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ गई, हो गई। तो डायफ्राम क्यों है? तो ये हीट बढ़ के ऊपर की तरफ ना जाए। डायफ्राम यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा? डायफ्राम अगर यहाँ पे नहीं है तो जो यहाँ की गर्मी है वो आसानी से ऊपर की तरफ चली जाएगी, बराबर है ना। हम्म, तो यहाँ पे डायफ्राम है, इस वजह से इनकी गर्मी क्या होती है? इनकी गर्मी यहीं तक रहती है। ये बीच में एक वॉल है, जैसे थर्मस कभी आपने अंदर से खोल के देखा होगा तो वहां पे एक वॉल होता है, एक थर्माकोल लगा होता है, इसलिए उसको थर्मस कहते हैं। कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं होती उसमें। इतना ही है, एक बाहर की वॉल, एक अंदर का वाटर बॉटल, उसके बीच में एक थर्माकोल लगा होता है, अंदर एक कांच होता है। पहले पारे के आते थे, आजकल पारा वगैरह होता है नहीं होता है, गॉड नोस। तो पहले पारे के होते थे, वो पारा बीच में भरा होता था जिसकी वजह से वो हीट अंदर ट्रेवल नहीं करती थी। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे डायफ्राम होता है, जो ना इन्फेक्शन को यहाँ से ऊपर ट्रैवल करने देता है, ना हीट को ऊपर ट्रैवल करने देता है, ना ऊपर की चीजों को नीचे आने देगा, ना नीचे की चीजों को ऊपर जाने देगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायफ्राम। क्यों इस पे इतना समय वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसको हाथ पे समझना है। भले इस पे कुछ ट्रीटमेंट आप कभी नहीं करेंगे लाइफ टाइम में, लेकिन इससे ही मदद मिलती है आपके दो सेगमेंट्स को समझने में, चेस्ट का सेगमेंट और एब्डोमिनल का सेगमेंट। तो उसको भी यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये डायफ्राम हो गया। अब इसी को समझने के लिए कुछ और इमेजेस हैं हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जो दिख रहे हैं दोनों तरफ, ये क्या है? आपके लंग्स का एरिया है। यहाँ पे बराबर बीचों बीच यहाँ पे क्या होता है? आपका हार्ट रखा हुआ होता है। यहाँ पे बराबर बीचों बीच ये वाला क्या है? ये लंग्स का एरिया है, ये वाला लंग्स का एरिया है। और यहाँ पे बराबर बीचों बीच क्या होता है? यहाँ पे हार्ट होता है आपका, जो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, इसको इसलिए क्या कहते हैं? हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन एक्चुअल लेफ्ट साइड में होता है क्या? नहीं, ये शरीर के ठीक मध्य में होता है। आपके डायफ्राम लाइन के ऊपर रखा हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बड़ा होता है, या थोड़ा सा उसका लेफ्ट साइड की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। लेफ्ट साइड में उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए कहा जाता है कि हार्ट लेफ्ट में होता है। हाँ, मूवीज में दिखाते हैं हार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं होता है, हार्ट यहीं पे बीच में ही होता है। अगर यहाँ पे धड़क रहा है समझो लंग्स का इशू है, यहाँ धड़क रहा है तो हार्ट से रिलेटेड है कुछ। तो ठीक है, सो डायफ्राम के ठीक ऊपर डायफ्राम लाइन कहाँ है? ये आपके डायफ्राम लाइन है यहाँ पे। और इसमें से सिर्फ इतना ही जगह होता है कि जहां से आपकी फूड पाइप या आपकी विंड पाइप जो है वो अंदर बाहर आ जा सके, बस उतनी ही जगह यहाँ पे होती है। नीचे की तरफ ये क्या है? ये स्टमक दिख रहा है, लीवर का एरिया दिख रहा है, तो ये बीच में वॉल है। ये और एक काम क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंटली एक काम करता है आपके, आप जब ब्रीदिंग करते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, तो उसमें भी ये काफी मदद करता है। इनहेल एक्सेल जब करते हैं आप, तो उसमें लंग्स को फैलने में और लंग्स को सिकुड़ने में ये मदद करता है। या जब लंग्स फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, उस हिसाब से इसका भी शेप चेंज होता है। ये क्या है? ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। इसको समझना देखना अच्छे से बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। इनर इनहेल एंड एक्सहेल में भी डायफ्राम का काफी ज्यादा ये होता है। काफी बार आपने देखा होगा सांस आप लोग लंग्स से लेते हैं, लेकिन फूलता पचकता है आपका पेट का एरिया, छाती का एरिया इतना नहीं मूवमेंट होते हुए दिखेगी। लेकिन ये स्पेशली जब छोटे बच्चों को देखोगे ना आप, उनके बॉडी में ग्रोथ फास्ट हो रही होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम चल रहा होता है अंदर। जितना ज्यादा काम चल रहा है उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जस्ट लाइक आप पैदल चल रहे हो तो एक नॉर्मल नहीं होता, लेकिन वही अगर आपको दौड़ा दे तो आप जोर जोर से हांफने लगोगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, आपने दौड़े हैं, आपको एनर्जी ज्यादा यूज है। वही अगर आपको बहुत तेज दौड़ा दे तो आप हाफ हाफ, उतनी तेजी से आप ब्रिथलेस हो जाओगे, उतने ज्यादा आप हाफोगे, बैठ जाओगे, लंबी लंबी सांस लोगे। तो ये क्या बताता है कि आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हो या करते हो, उसके लिए उतना ज्यादा ऑक्सीजन जरूरी होता है। आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन, बॉडी में ब्लड लेवल, अगर ऑक्सीजन लेवल सही हो तो ना हीमोग्लोबिन की कमी होगी ना बाकी की चीजें होंगी। ऑक्सीजन लेवल अगर अपने सामान्य लेवल से थोड़ी अधिक हो ना, तो जिंदगी में कभी आपको कोई भी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां तो बहुत दूर है, होंगी ही नहीं। इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है, और स्पेसिफिकली दिन के किसी भी समय आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सुबह 3 से 5 बजे का समय जो होता है, ये सबसे बेहतर समय होता है प्राणायाम के लिए। तो वो रामदेव बाबा पागल नहीं है जो सुबह सुबह 4 बजे आके बैठ जाता है कि प्राणायाम करो प्राणायाम करो। सुबह 5, मतलब सुबह के इस समय पे जब आप एक 5 मिनट भी आप प्राणायाम करते हो, या 10 मिनट भी आप प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, कपाल भारती करते हो, इस एक्सरसाइज से आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल 400 टाइम्स बढ़ती है। मतलब जहां पे 400 होनी चाहिए वो 4 लाख हो जाती है। तो सोचिए कितनी लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलती है, कितना प्योर ब्लड होता है आपका। तो कोई समस्याएं, कोई तकलीफें शरीर में नहीं आएंगी। तो उसमें ये भी काफी मदद करता है। इनहेल एक्सहेल सीखने की जरूरत नहीं है, आप खुद सीख सकते हो। हाँ, प्राणायाम कैसे करना है ये सीखना है
तो आप जो कोई योगा वगैरह करते हैं उनसे बैठ के अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। हर किसी को ढंग से आता है ये नहीं है, कुछ छोटे मोटे दो चार कीज होते हैं उसके, उतने समझ लीजिए, आपका प्राणायाम अच्छे से ये होगा, ठीक है। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन अभी उसका समय नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका डायफ्राम और उसके इंपॉर्टेंट्स क्या है, ठीक है। नाउ अब यही डायफ्राम जब हम हाथ पे देखते हैं तो उसको उसको कहाँ कहाँ देखते हैं? तो हाथों पे डायफ्राम के दो लोकेशंस होते हैं, बॉडी में एक ही डायफ्राम है आपका, आपके शरीर में एक ही डायफ्राम है, सिर्फ आपके चेस्ट के, आपके एब्डोमिनल और चेस्ट में जो दो सिगमेंट्स होते हैं और जहां पे डायफ्राम उसको डिवाइड करता है, उसके वजह से यहाँ पे हथेली पे, जब हाथ पे आप उसका करस्पॉन्डेंस लेते हो तो हथेली पे उसका करस्पॉन्डेंस लेते समय यहाँ पे दो डायफ्राम हो जाते हैं। तो कौन से दो डायफ्राम होते हैं इनको यहाँ पे समझेंगे, मैं प्रैक्टिकल में भी ये सारी चीजें वापिस बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ऑन पेपर इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ऑन पेपर मतलब ऑन स्क्रीन इसको समझ लेते हैं। हम्म तो सबसे पहला कौन सा आ जाता है? सबसे पहले आता है आपका, इसको हम कहते हैं लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम। लोअर लाइन मतलब डायफ्राम से नीचे के ऑर्गन्स की जब मैं बात करता हूं, डायफ्राम से नीचे के ऑर्गन्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो उस समय हम लोअर लाइन डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम का देख लेंगे, उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक 10-15 मिनट का, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। समय क्या हो रहा है इस समय पे? मेरी घड़ी, मोबाइल, सब कुछ बाहर है आज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाथों के, इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो ये बने हुए हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। देखिए, पहले सामने के हिस्से में देखेंगे, फिर पीछे के हिस्से में देखते हैं। डायफ्राम जैसे आगे होता है वैसे ही पीछे भी होता है, शरीर के बीच में एक फल्ली जैसे है, एक एक कंपार्टमेंट, एक बीच में एक वॉल जैसा है, दो दो अलग अलग कंपार्टमेंट बनाता था, वो पूरा का पूरा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये नीचे का जितना पूरा दिख रहा है ये आपका एब्डोमिनल एरिया है। कहाँ से डिसाइड होता है? इस डायफ्राम से, यहाँ पे। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये क्या है? ये आपका रिस्ट लाइन कहते हैं हम, जैसे ये आपकी रिस्ट लाइन है, रिस्ट लाइन कहते हैं। तो ये होता है आपका लोअर डायफ्राम। इसे लोअर लाइन डायफ्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके मदद से आप उन ऑर्गन्स को लोकेट करते हैं जो डायफ्राम के नीचे की तरफ आते हैं, डायफ्राम्स के नीचे की तरफ आने वाले ऑर्गन्स। ये कौन सा एरिया? ये आपके पैरों का एरिया हो गया। तो डायफ्राम से नीचे की तरफ कौन कौन से ऑर्गन्स है ये आपको पहले पता होना चाहिए। डायफ्राम के नीचे की तरफ कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? इसके लिए मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अच्छे से एक बार ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, मैं दिखा ही रहा हूं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सारे दिखेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं मैं दिखाने के। यहाँ पे डायफ्राम लाइन कहाँ पे है? यहाँ पे डायफ्राम लाइन, ये है आपकी डायफ्राम लाइन। इसको क्या कहते हैं? लोअर डायफ्राम लाइन कहा जाता है इससे, ठीक है। अब इसके साथ में यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से डायफ्राम के नीचे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ये है आपका यहाँ पे लीवर। लीवर आ गया, लीवर के साथ यहाँ पे गॉल ब्लैडर आ जाता है। उसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच का ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये आपका डिओडिनम है। ये वाला एरिया जो है आपके स्टमक का एरिया है। इसके पीछे स्प्लीन आता है और इसके नीचे की तरफ आ गया पैनक्रियास। तो कितने ऑर्गन्स हैं यहाँ पे डायफ्राम के नीचे? लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्प्लीन है, पेरिकार्डियम है, सॉरी नॉट पेरिकार्डियम, पैनक्रियास है, ठीक है।
ये सारे के सारे कहाँ पे आ गए, जो अभी दिख रहे हैं आपको वो। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं आपके, कहाँ पे आ गए, इन दोनों पैरों के बीच में ये वाला हिस्सा जो है ये होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिकल्स, हाँ, ये सारे के सारे चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब इसी में डायफ्राम लाइन के नीचे की तरफ, इसके पीछे की तरफ क्या होता है, कौन से दो ऑर्गन्स होते हैं, इसके पीछे की तरफ आपकी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आगे आके आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स के पास ही खत्म होता है, तो उसको हम यहीं पे देखेंगे। किडनीज कहाँ पे आती है, किडनीज आती है आपकी इसकी बैक साइड में। इसको क्लियर कर देते हैं। किडनीज कहाँ पे आती है, डायफ्राम लाइन के नीचे ही, इसलिए बैक साइड की डायफ्राम लाइन भी है, जैसे आगे होती है वैसे पीछे भी है। तो बैक साइड की लोअर डायफ्राम लाइन, और इसके पीछे की तरफ यहाँ पे कौन से होते हैं ऑर्गन्स आपके, किडनीज वगैरह होते हैं। कहाँ होता है, तो बराबर वो इस लोकेशन पे, यहाँ पे आपको आपके दो किडनीज के ये मिलते हैं। इसको भी हम देखेंगे किडनीज के ट्रीटमेंट कहाँ से कैसे होती है, इसे भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन्स है डायफ्राम के नीचे के, शरीर के सामने की तरफ लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और बैक साइड में क्या क्या आ जाता है, आपके पीछे की तरफ से क्या क्या आ जाता है, आपके दो किडनीज आ जाती हैं, और क्या आता है, ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आपका यूरिनरी ब्लैडर आता है जो पीछे से आगे की तरफ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आती हैं। ये कहाँ पे आए, लोअर डायफ्राम से नीचे की तरफ, या लोअर डायफ्राम जब देखते हैं तब। अब इसमें क्या देखा आपने, हाथ यूं दिखाया है, हाथ का पोजीशन यूं ही रखना है। यहाँ पे है मेरा लोअर डायफ्राम, और इस लोअर डायफ्राम से नीचे की तरफ ये सारे ऑर्गन्स है। तो इन ऑर्गन्स की जब ट्रीटमेंट करनी होगी, ऑलवेज आई कीप माई हैंड लाइक दिस, ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस व्हेनेवर यू आर ट्रीटिंग लोअर, जो भी है आपके जो भी आपके ऑर्गन्स है उनकी ट्रीटमेंट करते समय हाथों को ऐसे ही रखना है। पैरों की ट्रीटमेंट करना है, हाथ ऐसे रहेंगे। हाथों की ट्रीटमेंट करना है, हाथ ऐसे रहेंगे। जेनेटिकल ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट करना है, हाथ ऐसे ही रहेंगे। इंटेस्टाइनल एरिया, लार्ज इंटेस्टाइन की, अपेंडिक्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लीवर की, गॉल ब्लैडर की, स्टमक की, स्प्लीन की, पैनक्रियास की ट्रीटमेंट करनी है, हाथ की पोजीशन ऐसे ही रहेगी। किडनीज की ट्रीटमेंट करनी, कहाँ आती किडनीज, बैक साइड में आती, लेकिन उनको भी देखते समय हाथ की पोजीशन ऐसे ही रहेगी। तब वो लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट रहेगा, फिर उसमें जम्बलिंग नहीं होंगे। उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल है ये। तो ये हो गया आपका लोअर डायफ्राम। अब इसी के साथ अब देखेंगे अपर डायफ्राम। अब देखिए यहाँ पे तुरंत आपको दिखता है इस इमेज में हाथ की पोजीशन कैसे है, नेचुरल पोजीशन में है। नेचुरल पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पैर नीचे की तरफ है, सर ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है, सर ऊपर की तरफ है। ठीक है, यही जब हम अपर डायफ्राम लाइन लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब बाकी की चीजें कोई नहीं है, पैर ऊपर चले गए, उनकी तरफ देखना ही नहीं है। पहले हमें ये देखना है अपर डायफ्राम लाइन कहाँ से कैसे कहाँ से जाती है। ठीक है, तो पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे। पहले उससे ड्रॉ कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। देखिए ये क्या है, सामने का हिस्सा है। अच्छा, इसको हम इस पे देखते हैं, रंगीन वाले पे, तो ये ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये सारे बाकी के ऑर्गन्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, लोअर ऑर्गन्स है जो डायफ्राम से नीचे की तरफ आते हैं। ये वो सारे वाले ऑर्गन्स है, बराबर है। अब इस डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन्स को देखेंगे वो कैसे यहाँ पे आते हैं। देखिए ये जो है रिस्ट लाइन से आपके स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जब भी मैं बात कर रहा हूं अपर ऑर्गन्स की या डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन्स की, हाँ, बिलो द डायफ्राम, अबाव द डायफ्राम,
when we are talking about the organs or the treatment related with those organs which are above the diaphragm, तो उस इसमें हम क्या करते हैं, हम इस डायफ्राम को लेते हैं, ये वाले जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ये कैसे ड्रॉ करनी है ये भी देखेंगे, कैसे इसको डिस्टेंस देखा जाता है ये भी देखेंगे, और ये चली जाती है यहाँ पे इस तरफ। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जिसके लिए हमें इस डायफ्राम का यूज करना पड़ता है? सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपका हार्ट आ गया, जो डायफ्राम को टच होके होता है डायफ्राम पे थोड़ा सा सेंटर लाइन से लेफ्ट साइड में। उसके बाद में आपके दो लंग्स आ जाते हैं यहाँ पे, लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स, तो दो लंग्स आ गए आपके यहाँ पे। आपका गले का हिस्सा आ गया, आपका थायराइड का हिस्सा आ गया, लैरिंजेस फेरिंजेस आ गए, स्वर यंत्र जिसको आप कहते हैं, आपके टॉन्सिल्स का एरिया यहाँ पे आ गया। ठीक है, चेहरे का पूरा हिस्सा, आंख नाक कान मुंह दांत, आपके गाल हो गए, आपका सर का हिस्सा हो गया, इन सब की ट्रीटमेंट करनी है, तो उस इसमें भी ये डायफ्राम आपको जरूरी पड़ता है। अब ये सारे के सारे क्या हुए, फ्रंट साइड में हो गया, गला हो गया, सोर थ्रोट हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, सबकी ट्रीटमेंट यहाँ पे होगी। और इसमें पोजीशन कैसी होगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब हाथ की पोजीशन थोड़ी बदल जाती है, यूं हो जाती है। ठीक है, ये भी हम ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार। अब देखिए, यही जब बैक साइड ऑफ द बॉडी में जाता है, यही डायफ्राम हम बैक साइड ऑफ द बॉडी में जब देखते हैं तो ये पीछे की तरफ से यूं आ गया आपका डायफ्राम। ठीक है, यही सामने की तरफ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे डायफ्राम से ऊपर की तरफ क्या क्या है, आपका सर का पीछे का हिस्सा है। ठीक है, यहां से आपके सर्वाइकल स्टार्ट हो जाते हैं, सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ तक आता है। फिर उसके नीचे आपके थोरैसिक चालू हो जाता है। अब सर्वाइकल और थोरैसिक क्या है, आपके स्पाइन के वर्टिब्रास है, आपके पूरे शरीर को जो स्टेबिलिटी देते हैं, जो मूवमेंट्स देते हैं, और आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर से गई हुई है, ये शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिलता है। बराबर है, तो ये यहाँ से थोरासिक 1 से स्टार्ट होते हुए थोरासिक 8 तक, ये सारे के थोरासिक, हाँ थोरासिक 8 तक ये यहाँ पे आता है। इसको भी वापस डिटेल में देखेंगे हम। फिलहाल ये समझ रहे हैं कि हाथ की पोजीशन कैसी रखनी है जब हम डायफ्राम के ऊपर के ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और डायफ्राम के ऊपर क्या क्या आता है ये यहाँ पे देख लेना है, समझ लेना है इसे। ठीक है, चलिए इसको मूव करते हैं यहाँ से। तो जब डायफ्राम से नीचे के ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट करनी है, डायफ्राम से नीचे के ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट करनी है, पेट वगैरह इनकी सबकी ट्रीटमेंट करनी है, उस समय हाथ की पोजीशन ये होगी। पैरों की ट्रीटमेंट करनी है, हाथ की पोजीशन यूं होगी। हाथों की ट्रीटमेंट करनी है, हाथ की पोजीशन ये रहेगी। ठीक है, लेकिन जब डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट करनी है, लंग्स की ट्रीटमेंट करनी है, हार्ट की ट्रीटमेंट करनी है, गले की ट्रीटमेंट करनी है, थायराइड की होगी, सोर थ्रोट हो गया, खाया पिया नहीं जा रहा है, कुछ निकला नहीं जा रहा है, या सर्वाइकल की ट्रीटमेंट होगी, थोरैसिक 1 to 8 जो पीछे की तरफ आते हैं आपके, मनके की हड्डियां जिसे हम कहते हैं स्पाइन कहते हैं हमारी, पीठ की जो हड्डियां होती है, रीढ़ की जो हड्डियां होती है, रीढ़ सामने होती शायद, पीठ की हड्डियां जो होती वो हो गई। रिब्स की भी अगर ट्रीटमेंट करनी है, रीढ़ की हड्डियों की भी ट्रीटमेंट करनी है आपको, गले का करना है, ओठों की ट्रीटमेंट करनी है, दांत की करनी है, जीभ की करनी है, टॉन्सिल्स की करनी है, लैरिंजेस की करनी है, जहां से स्वर यंत्र आवाज जहां से आपकी निकलती है आप तक पहुंचती है उनकी करनी है, आंखों की करनी है, कानों की करनी है, नाक की ट्रीटमेंट करनी है, सर की करनी है, सामने की तरफ, बगल में, पीछे की तरफ, उसके पीछे। तो इन सब की ट्रीटमेंट्स करते समय हाथ की पोजीशन कैसे होगी, ऐसे होगी। बराबर है, अब सब लोग अपने अपने हाथों को ऐसे करके रखिए। डायफ्राम से ऊपर जब ट्रीटमेंट होगी हाथ की पोजीशन यूं होगी, और डायफ्राम से नीचे की जब ट्रीटमेंट होगी हाथ की पोजीशन क्या होगी, ऐसे होगी। लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स हो गए, ओवरीज हो गई, टेस्टिकल्स हो गए, एनासोल हो गया, इन सारे उनकी ट्रीटमेंट जब करनी है ये ऐसे करेंगे। ये फर्क अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है, और इसको करते चलिए मेरे साथ। और
काफी समय हुआ है, हो 1.5-2 घंटे होने को आ गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, एक 10-15 मिनट का। मेरे पास अभी घड़ी नहीं है तो मैं समय, हाँ दिख रहे, सॉरी, कंप्यूटर में घड़ी होती है हमारे, भूल गया था मैं। तो यहाँ पे 3:58 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4 बजने को है। हम लोग एक 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक 10-15 मिनट का। थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा घूम फिर के आइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा यूरिनेशन कर लीजिए, टॉयलेट होके आइए, ठीक है। ये जरूरी होता है। बहुत देर तक एक जगह बैठ के रहना आपको और आपके स्प्लीन को बीमार कर सकता है, ठीक है। बहुत देर खड़े होना आपको और आपके स्प्लीन को बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा ठंडा खाना खाना भी आपको आपके इसको ये कर सकता है। तो पानी हमेशा रूम टेम्परेचर पे पीजिए। चाय अगर रूम टेम्परेचर पे पी सकते हैं तो पीजिए, अगर नहीं पी सकते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा गर्म पानी हो सके, जितना गर्म हो सके उतना अच्छा है। चाय के जैसे गर्म गर्म पानी पी सकते हैं आप तो बहुत अच्छा है। पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। फालतू की दवाइयां खाना, बाकी की चीजें करना, उससे नहीं। जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना चल पाएंगे, जितना बाकी की चीजें जो नेचुरली आप कर सकते हैं वो सारा करना ज्यादा आसान होता है। तो थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, चलिए। जब तक मेरी आवाज वापस नहीं आती है तब तक लॉग आउट नहीं करना है, बने रहिए यहाँ पे हमारे साथ। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पे क्लास में नहीं डायरेक्टली जुड़ पा रहे हैं उनके लिए आज सबको स्पेशली यूट्यूब का चैनल दिया हुआ है, वहां पे हमारे साथ बने रहिए। और आपको कुछ इसमें चेंजेस चाहिए क्लास में वगैरह, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए क्लास चालू है तो अभी सिर्फ ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। हाँ 4 बज गए हैं, 4:15 पे वापस आते हैं हम। तो एक 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं